नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन व्यू व्हाइल फिक्सिंग द डिजाइन पीरियड ऑफ द वाटरवर्क्स। बेसिकली डिजाइन पीरियड का क्या मतलब होता है कि आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, आप उस सिस्टम को कितने साल तक यूज करोगे, 15 साल तक, 30 साल तक, कितने साल तक यूज करोगे, उसी को क्या बोलते हैं डिजाइन पीरियड बोलते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है वाटरवर्क्स। वाटरवर्क्स मींस से जैसे कि आपकी पाइपलाइन होगी, आपकी स्टोरेज होगी, कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, तो इन सबको क्या बोलते हैं बेसिकली हम वाटरवर्क्स बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इसने बोला है जो भी हमारा डिजाइन पीरियड है उसको हमें फिक्स करना है। अब डिजाइन पीरियड को फिक्स करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी डिजाइन पीरियड हम कर रहे हैं, जो डिजाइन पीरियड है उसको फिक्स करते वक्त हमको क्या ध्यान में रखना, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे पहले क्या है कि जब हम देख रहे हैं किसी भी मटेरियल, डिजाइन पीरियड बेसिकली है क्या, जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल फॉर एग्जांपल जो भी हम सिस्टम में यूज करने वाले, फॉर एग्जांपल पाइपलाइन हो गया, ठीक है, पाइप्स होगी, सॉरी टैंक्स हो गए, तो ये सब जो है जो भी उनकी क्या है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बेसिकली क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो क्या है। जैसे कि अगर मान लो 30 साल के लिए कोई भी मटेरियल जो वो टिक रहा है और डिजाइन भी आपने 30 साल तक किया, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। दूसरा क्या है कि अगर जो डिजाइन पीरियड ज्यादा है और पाइप की लाइफ जो है वो कम है, फॉर एग्जांपल आपने 30 साल के लिए किया, 30 साल के लिए डिजाइन किया और पाइप की जो हमारा पाइप का जो भी मटेरियल है वो मटेरियल सिर्फ 20 साल तक ही टिका है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको डिजाइन पीरियड देखना पड़ेगा कि देखो 3 साल का मटेरियल है, 3 साल ही उसकी डिजाइन करो, 20 साल का मटेरियल है, 20 साल के लिए डिजाइन करो। ऐसा मत करो कि 20 साल का मटेरियल टिकता है और 30 साल के लिए डिजाइन करो, ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए, गलत हो जाएंगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेसिकली क्या बोला, डिजाइन पीरियड बोला। समझ में आपको जो चीज मैंने बोली, ठीक है, क्लियरली आपको एक चीज समझ आ गई होगी। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ऑप्शन है कि फंड अवेलेबल टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इफ मोर फंड्स आर अवेलेबल द डिजाइन पीरियड शैल बी मोर। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, जो भी हमारा सिस्टम है ना, अब फॉर एग्जांपल हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है, अभी जो ट्रीटमेंट प्लांट है इसका जो भी डिजाइनिंग होगी ना, वो कभी भी पैसे देके नहीं होगी, पैसे देके नहीं होती है। ये बेसिकली जब बनता है ना, तो ये बैच वाइज बनता है। क्या बनता है, बैच वाइज बनता है। तो यहाँ पे अगर जो पैसे की बात की जा रही है, तो पैसे की बात तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों है ये गलत? क्योंकि हमारा जो भी सिस्टम है उस सिस्टम कभी भी पैसे देके डिजाइन नहीं किया जाता। और अगर जो पैसा हमारे पास कम है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि फॉर एग्जांपल 30 साल के लिए हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्लांट के लिए हम काम कर रहे हैं और वो प्लांट में हम पाइपलाइंस बिछाना चाहते हैं और पाइपलाइंस जो है बेसिकली हमारे पास अब फंड नहीं है, अब हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसे के लिए अगर जो बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम बैच वाइज डिजाइन करेंगे। समझ में आया आपको? तो इसका मेन पर्पस क्या है, फंड्स अवेलेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इफ द मोर फंड्स आर अवेलेबल द डिजाइन पीरियड शैल बी मोर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि क्या रीजन है इसका। ठीक है, शॉर्ट में बताऊं तो क्या बोल सकते हैं कि जो भी सिस्टम है वो कभी भी क्या है, पैसे देके नहीं होता। अगर हमें पैसे देके कभी भी क्या नहीं होता, हमारा डिजाइन नहीं होता, मतलब ज्यादा नहीं बनता ऐसा कि भाई हमने जो हमारा फंड अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम डिजाइन पीरियड भी उसके लिए ज्यादा बनाए, वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे, जो भी उसका मटेरियल होगा। समझ में आया आपको कि हम कभी भी पैसा देके फंड देके अपना डिजाइन पीरियड को बढ़ाते नहीं है। शैल नॉट बी मोर, ठीक है, शैल बी मोर, तो ये क्या शैल नॉट बी मोर होता तब ठीक रहता। इफ द फंड्स आर अवेलेबल द डिजाइन पीरियड शैल बी मोर, नहीं ये बिल्कुल ही गलत है, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है कि डिजाइन पीरियड हम यहाँ पे देख रहे हैं लाइफ ऑफ द पाइप एंड द अदर स्ट्रक्चर मटेरियल यूज्ड इन अ वाटर सप्लाई स्कीम, लाइफ ऑफ द पाइप। दूसरा क्या है कि एज फार एज पॉसिबल द डिजाइन पीरियड शुड बी लॉन्गर देन लाइफ ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन अ वाटर सप्लाई सिस्टम। ये तो मैंने आपको बताया गलत है। क्यों? अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, नहीं ये नहीं है हमारे लिए, गलत है, ये इसके साथ है नहीं, ये इंजीनियरिंग डिजाइनिंग का पार्ट ही नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ये तो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है कि नहीं। जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स टेकन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इफ इट इज मोर इट विल बी गुड टू कीप द डिजाइन पीरियड मोर। डिजाइन पीरियड मोर कर नहीं सकते, मटेरियल का वो है, तो ये चीज बिल्कुल गलत होगी। लेकिन जो ये है ना बिल्कुल सही है। क्यों है? लाइफ ऑफ द पाइप एंड द अदर स्ट्रक्चर मटेरियल यूज्ड इन अ वाटर सप्लाई स्कीम, इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फिक्सिंग और डिजाइन पीरियड को देखते हैं किसी भी वाटर वर्क्स का। समझ में आया आपको सब कुछ? अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्या होगा, डिजाइन पीरियड मैटर किस पे करेगा, आपके मटेरियल पे मैटर करेगा। जब आप फिक्स कर रहे होंगे तो आप क्या देखोगे, हमारे पास लोन की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ये सब सोचने की बात आपकी नहीं है। आपको क्या करना है, अगर पैसा कम होगा तो फेज में ड्रॉ करेंगे, फेज में बनाएंगे। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट को क्या देख रहे हैं, उसके मटेरियल की डिजाइन पीरियड को देख रहे हैं, तो डिजाइन पीरियड जो है दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला, या तो वही सेम ईयर हो, सेम ईयर सेम डिजाइन, कम ईयर हो तो ज्यादा डिजाइन नहीं कर सकते, वही चीज बोलिए। अगर जो कम ईयर हो तो ज्यादा डिजाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये फट जाएगी बीच में। जब बीच में ही काम करना बंद कर जाएगी तो आपका डिजाइन का जो भी पर्पस है वो क्या हो जाएगा, अनफुलफिल हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड, अच्छा इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि पाइपलाइन के क्या जो भी ईयर्स रहते हैं, जैसे कि पाइप के कितने हो गए, 30 साल हो गए। जो हमारी पंप्स होते हैं उनके कितने होते हैं, 15 ईयर्स होते हैं। जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके कितने होते हैं, 15 से लेकर 20 ईयर्स होते हैं। तो ये सब जो है हमारा जो भी डिजाइन पीरियड है, ये सब आपको नॉलेज पता होनी चाहिए। अब मटेरियल की सिलेक्शन, जो भी हमारा मटेरियल है उसकी सिलेक्ट करना, ठीक है, और वर्सेस जो उनका लाइफ स्पैन है, अब ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। जो भी हमारी क्या है, जो भी हमारी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग फॉर डिजाइनिंग, ये भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जो भी हमारा वाटर डिमांड एस्टिमेशन है, ये भी आपको नॉलेज पता होनी चाहिए इसकी। दूसरा क्या है, जो भी हमारे फेज डेवलपमेंट प्लानिंग होता है, फेज डेवलपमेंट प्लानिंग, अब ये भी इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक्स बता दिए, अब आपको अच्छे से खुद इसको पढ़ना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बोर्ड सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन। बेसिकली क्या होना चाह रहा है, सेंट्रल बोर्ड वाटर पॉल्यूशन, इनका काम क्या है बेसिकली, इनका काम ये है कि जो भी हमारा पॉल्यूशन है ना पानी के अंदर, उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम किसको दिया हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाटर पॉल्यूशन को दिया हुआ है। समझ में आपको कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाटर पॉल्यूशन का काम क्या है, जो भी हमारा वाटर में के अंदर पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, अब ये जो बोर्ड बनाया गया है ये क्या करता है, जो भी हमारी पूरी इंडिया है, उस इंडिया में जितना भी पानी है, उस पानी की जितनी भी पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हमारा CBWP करेगा, सेंट्रल बोर्ड वाटर पॉल्यूशन। समझ में आया कि क्यों है ये। दूसरा क्या है कि जब हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस की, तो क्या है, टू कैरी आउट द रिवर्स सर्वे फॉर द क्लासिफिकेशन। जब हम बात करते हैं ना ये चीज का, तो ये कौन करता है, ये हमारी करती है स्टेट बोर्ड वाटर पॉल्यूशन।
पोल्यूशन, या फिर कौन करती है, हमारी जो भी इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रीज है उन सबका जो भी सर्वे है, उन सर्वे की जो भी हमारी टीम रहेगी उनका ये काम है। किसका काम है ये? एक तो स्टेट बोर्ड वाटर पोल्यूशन का काम है, और या तो फिर क्या इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है उनका ये काम है। ये काम किसका नहीं है? जो भी हमारी सेंट्रल बोर्ड है ना, ये डायरेक्टली जो है उसमें काम नहीं करती, वो नॉर्म्स बनाती है। जो हमारी CBWP है ना, ये क्या बनाती है? दीज मेक्स द नॉर्म्स। क्लियर हो गया ये चीज है ना। दूसरा क्या है? टू हेल्प एंड प्रोवाइड रिसर्च फैसिलिटीज इन कनेक्शन विद द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल। देखो जब हम रिसर्च का काम रिसर्च का जो काम है ना, ये बेसिकली क्या है? जो भी यहाँ पे दिखा है ना कि रिसर्च यहाँ पे, तो ये जो रिसर्च का काम है ये बेसिकली कौन करता है? जो भी हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उनका काम होता है ये। जो भी उनके अंदर रिसर्च लैब्स होती है उसके अंदर का ये काम है। ये काम जो है, जो CBC है उनका गाइड कर सकती है, उनको ये गाइड कर सकती है, लेकिन जो हमारा रिसर्च का काम है वो उसका कोर फंक्शन नहीं है। यू कैन नॉट सी कि CBWP इज गोइंग टू मेक रिसर्च ऑन समथिंग, नहीं, वो इसका काम नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम है। हाँ, लेकिन अगर ये चाहे तो ये क्या कर सकती है? हेल्प कर सकती है, हमारे को नॉर्म्स बनाने में हेल्प कर सकती है। कौन? उसकी रिसर्च टीम। तो ये आंसर भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसका मेन कोर फंक्शन तो ये है ही नहीं बेसिकली, इसका CBWP का। समझ में आया? तो ये आंसर क्यों हो जाएगा रॉन्ग? क्योंकि जो हमारा रिसर्च वगैरह है ये हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट करती है, वहीं पे उनके पास एक रिसर्च लैब होती है जहां पे ये काम करते हैं। समझ में आया? जैसे IITs वगैरह है, तो IITs वगैरह इसको रिसर्च करेगी अपने पूरे स्टैंडर्ड लैब्स में, और वहां पे जाके सब कुछ देखेगी कि क्या क्या करना है। टू प्रोवाइड एंड अरेंज द ट्रेनिंग फैसिलिटी टू पीपल कनेक्टिंग विद द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि ट्रेनिंग जो है हमारा, वो उसका प्राइमरी रोल तो होता नहीं है, अभी मैंने सब कुछ बताया इसका प्राइमरी रोल क्या है, पर ये बोल रहा है कि जो हमारी वाटर पोल्यूशन कंट्रोल है उनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है वो हमारा काम कौन करेगी? CBWP करेगी। नहीं, उसका ये काम नहीं है, तो इसका प्राइमरी कोड ये भी नहीं हो सकता, बट ये एक तरह का क्या हो सकता है? सपोर्टिंग रोल हो सकता है, पर ये इसका मेन फंक्शन नहीं हो सकता। समझ में आया आपको? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको देखना पड़ेगा क्या है? टू ले डाउन द वाटर प्योरिफिकेशन स्टैंडर्ड, यही इसका फंक्शन है। वो नॉर्म्स बनाती है तो वो कम कर सकती है इसके जितने भी, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं ड्रिंकिंग वाटर की बात करूं, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो अलग स्टैंडर्ड्स बना सकती है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होंगे वाटर के लिए। क्लियर हो गया? अब जैसे इरिगेशन या फिर कोई इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री के लिए क्या क्या बना सकती है? वो अलग स्टैंडर्ड्स बना सकती है। ठीक है, तो जो हमारी स्टैंडर्ड्स है वो कौन बनाता है? हमारे बनाता है CBWP बनाता है, उसके नॉर्म्स बनाता है। ठीक है, अब ये एक तरह का क्या होता है? एक बोर्ड होता है मेंबर्स का। अब ये क्या है कि जो भी हमारी पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज को जो है इंप्लीमेंट करना हो उनके लिए, सॉरी इंप्लीमेंट नहीं, जो उनकी नॉर्म्स है उन सबको बनाना इसका काम है, बेसिकली CBWP का काम है। जो भी हमारी पॉलिसी लेवल अथॉरिटीज होती है वो सब कौन बनाता है? हमारे CBWP बनाता है। ठीक है, जिसका काम ही क्या है? नॉर्म्स बनाना। तो इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आपको पता है क्या है इसका राइट आंसर? टू ले डाउन द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज एंड आर टू बी अडॉप्टेड अगेंस्ट द वाटर पोल्यूशन। कौन कौन से ऑप्शन है? द सीपेज बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द वाटर बॉडीज में नीड नॉट बी ट्रीटेड, द इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ, एज फार एज पॉसिबल वाटर सोर्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग द सीवेज। अब इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा गया है कि जैसे हम वाटर पोल्यूशन से बचने के लिए हम कौन कौन से मेजर ले सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि क्या हो सके, वाटर का पोल्यूशन जो है वो कम हो सके। अडॉप्ट अगेंस्ट द वाटर पोल्यूशन जो है कम हो सके। क्या वो एक हो सकते हैं या फिर बहुत सारे हो सकते हैं? तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की ना, तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। क्यों? ये बोल रहा है कि जो भी हमारा सीवेज है, फॉर एग्जाम्पल हमारी ये पाइप से निकला हुआ जो भी हमारा सीवेज है, ये जो सीवेज है अगर जो मैं इसको ट्रीट नहीं करूंगा, इफ आई विल नॉट ट्रीट दिस वाटर, तो क्या होगा बेसिकली? अगर जब मैं इसको सीधा क्या कर दूं, हमारा जो सोर्स है जैसे झील, पानी, रिवर जो भी है, उसमें हमने सीधा इसको डाल दिया, तो ये किसके लिए हार्मफुल है? यही तो हमारा सबसे ज्यादा वाटर पोल्यूशन का सोर्स है, जो भी हमारा सीवेज है। अगर जब इसको डायरेक्टली इसमें डाल दे तो वाटर पोल्यूशन का सोर्स, ये तो मेन सोर्स हो गए। अब ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनमें से एक सोर्स ये है। अब ये जब सोर्स इस पानी में मिल जाएगा तो बेसिकली क्या है? जो भी हमारा सीवेज है ये कंसिस्ट क्या करता है? नाइट्रेट्स कंसिस्ट करता है ना? नाइट्रेट्स कंसिस्ट करता है, और क्या कंसिस्ट करता है? हमारे जो भी ऑर्गेनिक्स है उनको कंसिस्ट करता है, जो भी हमारा मीथेन है उन सबको कंसिस्ट करता है, और सॉरी मीथेन नहीं, जो भी इसके क्या है पैथोजेंस होते हैं वो सब इसमें कंसिस्ट करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन सबको हम सीधा पानी में डाल दे और आगे कहीं से कनेक्टेड ये वाटर ड्रिंकिंग सोर्स होगा, तो ये तो सीधा इसमें चला जाएगा, वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ये चीज जो है बिल्कुल ही रॉन्ग है कि हम अगर जो पानी को सीधा कहां डाल दें, सीवेज पानी को हम सीधा कहां डाल दें बिना ट्रीट किए हुए, अगर जो हम कहां डाल दें इसको किसी भी ओपन सोर्स रिवर में डाल दें या कहीं पे भी डाल दें। जो हमारा वाटर पॉल्यूशन एक्ट है ना बेसिकली 1974, कौन सा वाला? 1974 1974 वाला जो हमारा वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, वैसे बेसिकली ये क्या बोलता है कि जब भी आप कोई भी क्या कर रहे हो, जो भी आप कोई भी अगर आप फ्लूइड इसमें डाल रहे हो ना, विदाउट ट्रीटमेंट आप इसको नहीं छोड़ सकते हो। तो ट्रीटमेंट जो है वो कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू 1974 वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। समझ में आया आपको? तो आपको क्या पढ़ना है फ्यूचर के लिए? वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी जो है थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया इतनी सी बात जो भी मैंने बोली है? दूसरा क्या है, इसमें कंसिस्ट क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं, ऑर्गेनिक्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? हमारे लेड करते हैं पॉल्यूशन को। तो मेन सोर्स हो गया, मेन सोर्स को ही हम कैसे कर सकते हैं? दूसरा क्या बोला है कि द इंडस्ट्रियल वेस्ट, मान लो ये हमारा क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है बेसिकली क्या बोला है? शुड नॉट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ, मतलब ये जो वेस्ट है पानी के अंदर जा रहा है इसको हम ट्रीट ना करें और सीधा हम पानी के अंदर डाल दे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, ये कंसिस्ट करता है मरकरी को, लेड को, और किसी ने भी कंज्यूम कर लिया तो और भी खतरनाक हो जाएगा। तो ये तो मेन सोर्स है, इन सब चीजों को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर जो हमने ऐसी डिस्पोज ऑफ कर दिया तो क्या होगा?
वेस्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड बिफोर द डिस्पोजिंग ऑफ। अब इसको डिस्पोज ऑफ करने के बहुत सारे तरीके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर दिया आपने, किसी लैंड में कर दिया, तो अगर जब हमने लैंड में कर दिया तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। तो और ये क्या है, बिल्कुल ही गलत है। और पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है वो तो सारी सारी नष्ट हो जाएगी। तो ये चीज क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसको भी आप क्या कर दो, काटा मार दो, यानी 1 2 जहां पे भी है उसको रॉन्ग कर दो। अब बचे 1 और 3, 1 तो गलती है, बचा कौन सा 3 ओनली। तो एज फार एज पॉसिबल वाटर सोर्स शुड नॉट बी यूज फॉर द डिस्चार्जिंग द सीवेज। बिल्कुल सही, ये एक तरह का प्रिवेंटिंग मेथड है, जहां पे मतलब प्रिवेंटिंग अप्रोच है, जहां आप देख रहे हो कि पानी में नहीं डालना है। तो इससे क्या होगा, अगर हम ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर देंगे तो वो बेटर ही होगा हमारे लिए कि विदाउट ट्रीटिंग करके डालना है। इन दोनों के कंपैरिजन में ये तो मेरे लिए बेस्ट है। तो अगर एग्रीकल्चर के लिए भी हमें काम करना है तो उसके लिए भी जो हमारा लैंड, जो भी हमारा मतलब एग्रीकल्चर में हमको पानी लगता है, उसमें भी क्या होगा कि हमारा जो भी पॉल्यूशन है वो भी थोड़ा कम होगा, तो हम पानी भी अच्छे से यूज कर सकते हैं, पीने के पानी के लिए, सोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए बेस्ट होगा। एज फार एज पॉसिबल वाटर सोर्स में आप कभी भी क्या ना डालो, कोई भी सीवेज का नहीं डालो। तो बिल्कुल सही बात बोली। तो 3 ओनली क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्यूचर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि हमारा बीओडी हो गया, सीओडी हो गया, टीएसएस हो गया, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन तो मैंने बता ही दिया। दूसरा क्या है, ईटीएफ, ईटीपी हो गया। क्या होता है ईटीपी, जो हमारा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट हमारे प्लांट्स है ना, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा क्या है, जो भी हमारे सीवेज ट्रीटमेंट है, सीवेज में ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, उसमें प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है, ये सारे स्टेजेस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम अवॉइड करते हैं, कौन कौन सी गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इनको इस्तेमाल करने के बाद बाहर पानी फेंकते हैं तो वो पानी कहाँ जाता है, क्या क्या फर्क पड़ता है उस पानी में जो हमने यहाँ से डाला। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। जब मैं आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा ना, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है, डायग्राम वगैरह सब कुछ बना के आपको। क्लियर हो गया। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो भी हमारा अनट्रीटेड सीवेज होता है उसका क्या फर्क पड़ता है, अनट्रीटेड जो भी हमारा सीवेज रहता है, सीवेज जो रहता है उसका क्या फर्क पड़ता है हमारे ड्रिंकिंग वाटर पे, जो भी एक्वाटिक लाइफ है उस पे भी क्या फर्क पड़ता है, सॉइल की क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है। ये सब जो है जब भी पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ना। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। जो हमारा 25th क्वेश्चन है, ये देखो क्या है, इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ वाटर ट्रीटमेंट। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट है वो क्यों किया जाता है, क्या वो इसलिए किया जाता है ताकि हम जो डिसॉल्व गैसेज है या फिर जो मर्कीनेस है और जो कलर ऑफ द वाटर है उसको डिटेक्ट करें। जो भी ये काम है ना, ये काम किसका है, ये डिटेक्शन, ये एनालिसिस का काम है। बेसिकली जो भी एनालिसिस का पार्ट होता है ये, तो ये पार्ट किसका नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, टू डिटेक्ट द प्लेजेंट एंड, ये भी एनालिसिस का ही पार्ट है, ये भी इसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं। टू किल ऑल द पैथोजन, यहाँ क्या है, टू डिटेक्ट द ट्यूबक्युलेटिंग एंड द कोरोसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अगर जो ट्यूबक्युलेटिंग होगा और जो कोरोसिव प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, पाइपलाइन को खराब कर सकता है। तो ये भी क्या है, इसका काम नहीं है, ये भी एनालिसिस का काम है, ये काम इसका नहीं है। पर इसका काम क्या है, टू किल ऑल द पैथोजन जर्म्स व्हिच आर हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ। बिल्कुल सही आंसर बोला इसमें। क्यों है ये, जो भी हमारे बैक्टीरियाज रहते हैं, कौन से बैक्टीरियाज रहते हैं, जो भी हमारे क्या रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, जो भी हमारे क्या रहते हैं, प्रोटोजोआ रहते हैं। अब ऐसे ऐसे क्या रहते हैं, हमारे पैथोजेंस रहते हैं। अब इन पैथोजेंस को क्या करना पड़ता है, हमको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखो हमें सबसे पहली बात है सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। आप नहीं चाहते कि उसमें ऐसे ऐसे बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआ रहे जो आपकी हेल्थ को क्या, इम्यून सिस्टम को आपको खराब कर दे। तो आप चाहते हो जो भी हमारे पास पानी, आपके घर में जो भी टंकी, उस टंकी से पानी लेते हो, आप अपने आरओ में डालते हो। अब उस आरओ से जो भी पानी निकल रहा है, आप चाहते हो कि आरओ जो है उसको फिल्टर आउट कर दे, जो भी हमारे इन्फेक्टेड ये जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ होते हैं, ये सब जो है पैथोजेंस जो है उसमें प्रेजेंट ना हो। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि जो हमारी मिनरल्स है वो भी उसमें प्रेजेंट रहे। पर आरओ का इस्तेमाल करने से मिनरल्स नहीं रहते। ये चीज मैं एनवायरमेंट में अच्छे से बताता हूं कि क्या क्या फर्क होता है, क्या क्या नहीं होता है। पर बेसिकली जो काम है वो क्या है, आपको ड्रिंकिंग वाटर सेफ चाहिए। तो ये काम किसका होगा कि जो भी हमारे पैथोजेंस है उन सबको कंप्लीटली मार दो, और हमारा क्या है, जो भी हमारी ह्यूमन हेल्थ को खराब कर रही है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, बिल्कुल सही बोली है। अब क्या है, दूसरा क्या है कि हमारी डिसइंफेक्शन यूज करते हैं, जिससे कि क्या है, ये सब मर जाते हैं। जैसे कि अब बात करें यूवी डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन, ठीक है, जो आरओ वगैरह होता है ना उसमें भी यही चीज होती है। दूसरा क्या है, ओजोनेशन करना, ठीक है, ओजोनेशन करना जो आपको मिलती है ना पानी की बोतल बार, मिनरल वाटर, वो ओजोनेटेड होती है। अब क्या है कि जब आप उसमें उंगली डालोगे ना तो वो बैक्टीरिया से भर सकती है। तो वो तभी तक रहती है जब तक कि जितनी जल्दी आपने खोला और उसमें कुछ भी ना, अभी हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया और डायरेक्टली पी लो, तो वो तब तक सेफ रहती है। उसके बाद क्या है, वो अनसेफ रहती है। तीसरा वन क्या है, क्लोरीनेशन करना, क्लोरीनेशन करना, ठीक है। तो इन सब मेथड से क्या होता है, हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें प्रेजेंट जितने भी पैथोजेंस है वो सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्लियर हो गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वाटर ट्रीटमेंट का, टू किल ऑल द पैथोजन जर्म्स व्हिच आर हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इससे रिलेटेड थे। अब फ्यूचर में भी इससे क्वेश्चन आपसे आप पूछ सकता है, जैसे कि यही पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर ट्रीटमेंट क्या है, उसकी फिजिकल इंप्योरिटीज वगैरह जो हटानी है वो किस तरह से हटाएंगे, जो उसकी टर्बिडिटी है वो किस तरह से हटाएंगे, तो ये पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है, जो भी बायोलॉजिकल कंटामिनेशन होती है उन सब के बारे में पूछ सकता है कि जर्म्स है, जर्म्स को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, क्या करना है अगर जर्म्स आ गए, उन सब के बारे में बताता है। जो भी हमारी वाटर ट्रीटमेंट की स्टेजेस होते हैं ना वो सब भी आपको पता होना चाहिए, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, कोगुलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, या फिर जो डिसइंफेक्शन हो गया वो सब हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, वाटर ट्रीटमेंट हमारे स्टेजेस आते हैं। दूसरा क्या है कि डिसइंफेक्शन के जो भी मेथड्स है, ये सारे मेथड जो है ये सब आपके अच्छे से पता होने चाहिए। जो भी हमारी वाटर क्वालिटीज पैरामीटर्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल्स हो गए जैसे कि स्लज एज हो गया, वो सबके क्या होते हैं, अपने अपने एक न्यूमेरिकल होते हैं, वो आपको अच्छे से करने। क्लियर हो गया। दूसरा बीओडी सीओडी, ये तो आपको सबसे मेन है। बीओडी सीओडी हो गया, आपका टर्बिडिटी हो गया, जो भी हमारी टोटल टर्बिडिटी होती है, ये सब जो आपको अच्छे से पढ़ना है फ्यूचर में। क्लियर हो गया आपको ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड बी कंसीडर्ड एट अ टाइम ऑफ अ फाइनल सिलेक्शन ऑफ अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी एसटीपी से डिनोट किया जाता है। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जब हमारी एसटीपी है ना, उस एसटीपी को अगर जो हमें जो भी हमारी एसटीपी है, अगर हम इस एसटीपी को एक फाइनल लोकेशन देना चाहते हैं, कौन सी देना चाहते हैं, फाइनल लोकेशन अगर हम देना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे।
पहला। दूसरा क्या है, द साइड शुड नॉट बी सिचुएटेड ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ अ विंड। लीवार्ड साइड का मतलब है विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लीवार्ड साइड बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा प्राइमरी नहीं है, तो इट इज अ लेस क्रिटिकल सिचुएशन, लेस क्रिटिकल सिचुएशन। और आपका जो डिजाइन अच्छा रहेगा तो आप इस प्रॉब्लम को भी मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये भी हमारे क्या है, इट इज नॉट अ राइट आंसर कि इस फैक्टर पे तो हम नहीं करेंगे। अगर जो लीवार्ड साइड ऑफ विंड भी होगी तब भी अगर जो हमें बनाना पड़े तो हम बना देंगे, लेकिन इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है ये, और मिनिमाइज कर सकते हैं कोई भी डिजाइन बना के। थर्ड क्या है, द साइड शुड बी फार एज पॉसिबल अवे फ्रॉम द टाउन। अच्छा, टाउन से अगर जो पास में होगा तो क्या होगा, हमारी जो हमारी कॉस्टिंग की जो हमारी पंपिंग जो कॉस्ट है वो बेसिकली क्या होगा, वो लेस होगा। लेकिन अगर हम इसको टाउन से बहुत ज्यादा दूर रखेंगे तो जो हमारा पंपिंग कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। अब हमको जो मेंटेनेंस करनी है उसका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो है हमारे लिए बेसिकली इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो फार ना रहे, वो थोड़ा सा क्या रहे, मॉडरेट डिस्टेंस पे हमारा जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने। ये भी एक फैक्टर है, पर इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल, लास्ट वन क्या है, द सब सॉइल ऑफ द वाटर लेवल एट द साइड शुड नॉट रिमेन लो इवन ड्यूरिंग द मॉनसून। बेसिकली क्या है, ये बोलना चाह रहा है कि हमें जो चाहिए कि जो सब सॉइल वाटर है वो लेवल जो है वो हमेशा क्या रहे, लो रहे। सब सॉइल वाटर जो है हमेशा लो रहे। उससे होगा क्या, ताकि क्या है जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो क्या रहे, आसान हो जाए। कंस्ट्रक्शन विल बी आसान, ठीक है, आसान हो जाए हमारी कंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या है इसका फायदा, जो भी हमारा सीपेज है ना, सीपेज या फिर बैक फ्लो है, उसकी प्रॉब्लम जो है ना हो हमारे को। तो सीपेज और किसकी प्रॉब्लम ना हो, बैक फ्लो की प्रॉब्लम ना हो। और जब हमारा वाटर टेबल हाई रहता है ना, तो उससे डैमेज होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, जब हमारा वाटर लेवल जो है वो हाई रहता है। कहां पे, एसटीपी पे। पर ये भी इतनी ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। क्लियर हो गया इतना, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। लेकिन राइट आंसर क्या है कि एसटीपी द साइट शुड बी सेफ फ्रॉम फ्लड्स फॉर ऑल द टाइम। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, जो हमारा फ्लड प्रोन एरिया है वहां पे आपका एसटीपी का कभी भी कंस्ट्रक्शन ना हो। बिल्कुल सही बात की है। अगर जब वहां पे कंस्ट्रक्शन करोगे तो क्या होगा, जो भी हमारा वेस्ट वाटर है वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ, सरफेस वाटर के साथ, सरफेस वाटर के साथ। और उससे होगा क्या, हमारे को हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं, जो भी हमारे को बीमारियां वो फैल सकती है। ठीक है। दूसरा क्या है, जो भी हमारी प्लांट मशीनरी है वो सब हो सकती है डैमेज, क्यों, पानी के कारण। तो हम चाहते हैं कि जो फ्लड है, फ्लड से हमारी जो जगह हम चूज कर रहे हैं वो फ्लड से हमेशा क्या रहे, सेफ रहे। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन भी है। अगर ये मिक्स हो गया वेस्ट वाटर फ्रॉम द सब सरफेस, तो हमारा क्या है, हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं वहां पे। तो इसलिए हम चाहते हैं जो हमारा फ्लड है उससे हम हमेशा बचे रहे। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट शुड बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ अ फाइनल सिलेक्शन ऑफ अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वो है द साइट शुड बी सेफ फ्रॉम द फ्लड्स फॉर ऑल द टाइम। ऐसा नहीं कि एक बार, मतलब ऑल द टाइम होना चाहिए। क्लियर हो गया इतने से पार्ट। तो ये चीज जो है आपको, ये आंसर तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये जो है ये आपको पता ही होगा ये चीजें। ठीक है। तो फ्यूचर में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे हमने बात की एसटीपी की, तो अगर जो हमें साइट सिलेक्शन देखनी है, साइट सिलेक्शन फॉर द एसटीपी, फॉर द एसटीपी, ये जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको पढ़ना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेसेस है, जैसे मैंने अभी बताया पीछे कि प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया या फिर टर्शरी हो गया, ये सब जो है आपको पता होनी चाहिए। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं हमारे अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन को, अफेक्ट्स द अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन। तो ये भी आपको क्या है, पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमारा वाटर टेबल के बढ़ने या घटने से हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या फर्क पड़ेगा। फोर्थ ऑफ ऑल क्या है, जो भी हमारी हेल्थ है और जो हमारी सेफ्टी है उसके एस्पेक्ट में जो एसटीपी हमारा डिजाइन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो फ्यूचर में आपसे पूछे जा सकते हैं, जिससे रिलेटेड जो है आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर आपसे कभी भी आगे यूपीएससी पूछ सकता है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अभी जो एसटीपी है हमारी कंस्ट्रक्शन है, अभी बहुत बार आ चुकी है, तो आपको पता है कि ये क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। 27th क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंप्लीटली मिक्स्ड एक्टिवेटेड प्रोसेस इज टू बी यूज्ड टू ट्रीट द वेस्ट वाटर फ्लो ऑफ अ 500 मीटर क्यूब पर आवर हैविंग अ सॉल्युबल BOD5 ऑफ अ 250 मिलीग्राम पर लीटर। और साथ में कह दिया, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्युबल BOD5 एस्केपिंग द ट्रीटमेंट इज 10 मिलीग्राम, द ट्रीटमेंट एफिशिएंसी विल बी। बेसिकली इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा ना हमसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा कि एक ना कंप्लीटली मिक्स्ड एक्टिवेटेड स्लज है, प्रोसेस है, ठीक है, उसमें प्रोसेस है, उसका जो हमारे पास क्या रहेगा 500 मीटर क्यूब पर आर जो है वो क्या है हमारा वेस्ट वाटर के लिए। तो इसने बोला कि एक कंप्लीटली मिक्स्ड एक्टिवेटेड प्रोसेस है, उसकी क्या है यहाँ पे, जो टू बी यूज्ड टू ट्रीट अ वेस्ट वाटर, उस वेस्ट वाटर को करना है हमने, जो कि कितना आ रहा है 500 मीटर की पर आर जो है हमारा आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, दैट इज इक्वल्स टू 500 मिलीग्राम। तो यहाँ पे क्या बोला है, हैविंग अ सॉल्युबल BOD5 ऑफ, इसकी BOD कितनी है, जो हमारा क्या है ट्रीटेड वाटर है, उस वाटर में जो हमारी BOD5 है वो कितनी आ रही है, बेसिकली 10 मिलीग्राम पर लीटर आ रही है। यहाँ पे लिखा है ना कि जो हमारी एस्केपिंग द ट्रीटमेंट है इस 10 मिलीग्राम पर लीटर, यानी निकल जो रही है वो क्या हो हमारे पास, जो भी हमारा वाटर ट्रीटेड वाटर है उसके लिए कितनी है, ये है। और BOD5 ऑफ 250 मिलीग्राम, यानी जिसमें क्या है, ये जो हमारा 500 मिलीग्राम पर आ रहा है ना, इसकी जो हमारी BOD रहेगी BOD5 वो बेसिकली कितनी रहेगी, वो रहेगी आउट ऑफ, दैट इज द 250 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो है इसकी। ठीक है, समझ में आया। तो हमारे को क्या निकालनी है, ट्रीटमेंट एफिशिएंसी विल बी। ट्रीटमेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू जो भी इनिशियल BOD है। अब इनिशियल BOD क्या है हमारे पास 250 ग्राम है, और जब वो ट्रीट होने के बाद आ रही है तो उसकी कितनी बच रही है, 10 मिलीग्राम बच रही है। हमारे को क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इनिशियल BOD माइनस जो हमारी फाइनल BOD होगी, फाइनल BOD तो हमेशा कम ही रहेगी ना, डिवाइडेड बाय इनिशियल BOD। क्लियर हो गया कि हमें को एफिशिएंसी निकालनी है तो कितनी होगी, इनिशियल BOD क्या हो जाएगी 250, फाइनल BOD क्या है हमारे पास, दैट इज 10, और यहाँ पे क्या इनिशियल क्या है 250 है, तो कितना होगा ये 240 अपॉन 250, अराउंड 1 के आसपास। तो 1 से नीचे होगी वैल्यू, तो 1 के आसपास ही होगी, क्योंकि मैंने एक ही बढ़ाया ना, तो यहाँ पे अराउंड कितना आना चाहिए, 92 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है। तो 96 शायद इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये 1 के आसपास ही मैंने एक ही बढ़ा रखी है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 96 जो है इसकी परसेंटेज बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कितना आ गया 96, देखते इसका आंसर, यस 96% ही है इसका राइट आंसर, इट इज अ राइट आंसर।
समझ में आया कि क्या बोल रहा है कि कंप्लीटली मिक्स एक्टिवेटेड प्रोसेस है, उसमें ये सब दे रखा है, जो हमारे पास इनिशियली उसकी बीओडी है वो इतनी है, और ये चीज तो बड़ा इजी था, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही दे दिया था इन्होंने कि भाई बच्चे कर भी ले, तो ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है 28 क्या है, द लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज सुटेबल व्हेन, बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है हमारे को कि जब हम बात करते हैं लैंड ट्रीटमेंट की ना, तो लैंड ट्रीटमेंट जब हम भी करते हैं, लैंड ट्रीटमेंट मींस से सीवेज को फैला देना, किसके लिए करना है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किसका, क्रॉप्स का, इरिगेशन करने का, या फिर कोई भी नेचुरल सॉइल है ना उसकी फिल्ट्रेशन के लिए। क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि जब हम बात करें किसकी, लैंड ट्रीटमेंट की, तो लैंड ट्रीटमेंट किसका, सीवेज का हमारे को लैंड ट्रीटमेंट करना है। तो बेसिकली किया क्यों जाता है, जब भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते ना, नेचुरल स्ट्रीम्स नहीं होती है अवेलेबल, तो हम क्या करते हैं, हम जो सीवेज है उसको डिस्पोज करने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढते हैं। तो ये बोला कि लैंड ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जहां पे हम सीवेज को पानी में डाल दे या रिवर में डाल दे, तो ये चीज जो है अवेलेबल नहीं है, तभी हम ये सिर्फ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जमीन का यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उसमें क्या होता है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीवेज को क्या करते हैं, नेचुरली क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये चीज पूछी उसने, इसने बोला कि कब कहां पे सुटेबल है ये चीज। तो सबसे पहला क्या है, द ओवरऑल रेनफॉल इज वेरी हाई, बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों है, क्योंकि जहां पे हैवी रेनफॉल होगी उससे जो लैंड है, वो लैंड का जो हमारी सॉइल है, वो सॉइल क्या रहती है, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड रहती है। अब आप क्या करो, पानी पहले से ही इसमें है, अब आपने ऊपर से कोई भी पानी मिलाया जिसमें क्या है, सीवेज है। अब ये सीवेज जो है बेसिकली नीचे क्या नहीं होगा, हमारा पर्कुलेट नहीं होगा, यहाँ पे परमेबिलिटी कम रहेगी क्योंकि पहले ही इसके पास पानी है। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारा सीवेज है इट विल नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इन द सॉइल, जिसकी वजह से क्या है, हमारा ओवरफ्लो हो सकता है। तो ये तो हमारे लिए इसलिए गलत है क्योंकि हमारे पास पहले ही सॉइल कितनी है, सैचुरेटेड है, जहां पे हैवी रेनफॉल हो रही है। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, द क्वांटिटी ऑफ द सीवेज इज लेस, ये एक तरह का क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इट इज अ पार्शियली करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि देखो जो पार्शियल करेक्ट ये है क्योंकि जब हमारी क्वांटिटी ऑफ सीवेज कम रहेगी और आप लैंड पे उसे फेंकना जाओगे तो वो क्या हो जाएगी इजीली, या तो फिर वो क्या हो जाएगी, नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगी, या तो फिर क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। जब क्या है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ सीवेज अगर कम रहेगी तो आप डाल सकते हो, डेफिनेटली हम डाल सकते हैं, पर क्या ये डिसाइड करेगा हमारा लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, नहीं डिसाइड करेगा। तो प्राइमरी रूल जो है वो बेसिकली क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल सोर्सेज नहीं है जहां पे हम पानी के अंदर सीवेज को डाल सके और यहाँ पे डिकम्पोज हो सके। तो हम क्या कर सकते हैं कि जहां पे क्वांटिटी ऑफ सीवेज लेस है वहां पे हम लैंड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पार्शियल करेक्ट है, पर प्राइमरी रीजन क्या हो सकता है कि सीवेज को लैंड पे ट्रीट करना है तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ रिवर चाहिए, पर अगर ये नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लैंड पे भी कर सकते हैं। पार्शियली करेक्ट है। लास्ट वन क्या है कि रिवर यूजुअली रन फुली ड्यूरिंग द समर। क्या ये गलत लॉजिक है, क्यों, अगर रिवर जो है हमारी जो रिवर है वो फुल है, ठीक है, पूरी तरह फुल है, तो हम यहाँ पे जो हमारा डिस्चार्ज है वो तो पॉसिबल है, यहाँ पे हम पानी, यहाँ पे हम जो हमारा सीवेज हम इसमें डाल सकते हैं, तो तब लैंड ट्रीटमेंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्या बिल्कुल ही लॉजिक जो है हमारा गलत है कि रिवर जो है यूजुअली रन करती है फुल ड्यूरिंग द समर, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज नो रिवर और नेचुरल वाटर कोर्स, वहीं पे हम लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कहां पे सुटेबल है, लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वहां पे जहां पे रिवर और नेचुरल वाटर कोर्सेज नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे फ्यूचर में क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, फ्यूचर में पूछ सकते हैं जैसे कि आपको लैंड ट्रीटमेंट के बारे में पूछेंगे। ठीक है, लैंड ट्रीटमेंट की क्वेश्चन में तो लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तीसरा क्या पूछ सकता है, जो हमारा इरिगेशन है, इरिगेशन, या फिर जो हमारा ओवरलैंड है, ओवरलैंड फ्लो है, या फिर क्या रैपिड इनफिल्ट्रेशन। तो ये चीजें जो है, ये सारे जो आपको टॉपिक है ये आपको टिप्स में याद होने चाहिए, पता होने चाहिए आपको। दूसरा क्या है, जो हमारा सीवेज का डिस्पोजल का मेथड है, सीवेज डिस्पोजल मेथड, ठीक है, चाहे वो आप रिवर पे करो, चाहे वो आप कहां पे करो, लैंड पे करो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्सेस द मरीन डिस्चार्ज, जो मरीन में डिस्चार्ज किया जाता है ना, वो दोनों इससे रिलेटेड, मतलब उससे वर्सेस रिवर और लैंड वर्सेस द मरीन डिस्चार्ज। तो ये आपको पता लग गया, ये क्वेश्चन क्या था कि लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज सुटेबल व्हेन, जब देयर इज नो रिवर और द नेचुरल वाटर कोर्स। क्लियर हो गया इतनी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द एक्सेसिव एसिडिटी और जो एल्कलिनिटी है किसी भी पर्टिकुलर वेस्ट वाटर की, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, एल्कली और एसिड ऐड करते हैं। एंड दिस इज अचीव्ड इन, कहां पे अचीव्ड होता है, क्या वो सेडिमेंटेशन टैंक में होता है, इक्वलाइजेशन टैंक में होता है, द फ्लोकुलेशन टैंक में होता है, या फिर प्यूरिफिकेशन टैंक में होता है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले हो क्या रहा है। ठीक है, अगर जब हम बात करें किसकी, मतलब ये बोला है कि जो हमारी एसिडिटी है या फिर एल्कलिनिटी है वेस्ट वाटर की, अगर उसके पीएच को मुझे न्यूट्रलाइज करना है तो ऐसा कौन सा टैंक है जहां पे हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सा होगा। अब जो वेस्ट वाटर है ना, वेस्ट वाटर, अब इस वेस्ट वाटर में जो भी हमारा पीएच रहेगा, चाहे वो क्या रहे, एसिडिटी रहे, ठीक है, या फिर क्या रहे, एल्कलिनिटी, एसिडिटी या फिर एल्कलिनिटी। अब इन सबको जो हमें बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वेस्ट वाटर में क्या है, सीवेज है, तो सीवेज में जो पीएच है ना उसकी लेवल जो है वो बहुत बढ़ सकते हैं। अब ये जो है नेचुरली अगर हमें इसको इरेडिकेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ एसिड को ऐड करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, किसी एल्कली को ऐड करेंगे, जिससे क्या हो जाए, पीएच जो है वो बेसिकली थोड़ा डाउन हो जाए। तो हम क्या चाहते हैं, पीएच को न्यूट्रलाइज करना है ना, पीएच को न्यूट्रलाइज करना। अब ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा इक्वलाइजेशन टैंक। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारा वेस्ट वाटर होता है ना, ऐसे बहुत सारे टैंक होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वेस्ट वाटर जो है हमारा वो घूमता रहता है। क्लियर हो गया। तो वेस्ट वाटर जब इसमें घूमता है ना, तो इसमें हम ऐड करते हैं, अगर एसिडिटी ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, बेसिसिटी मिला देंगे, बेसिक उसमें बेस मिला देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा पीएच जो है वो क्या हो जाएगा, वो मेंटेन हो जाएगा। वैसे क्या है, अगर जब हम बात करें इसमें, और ये कंटीन्यूअसली मिक्सिंग होती रहती है इसमें, जब इस कंटीन्यूअसली मिक्सिंग रहती है तो यहाँ पे हमारी जो एसिडिटी बेसिकली ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये चीज किसमें होती है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन टैंक में होती है। क्लियर हो गया। अब सेडिमेशन टैंक क्या बोला है, ये टैंक जो है बेसिकली ये सॉलिड पार्टिकल को सेटल करने के लिए यूज होता है, पीएच कंट्रोल करने के लिए नहीं होता है, नॉट फॉर द पीएच कंट्रोल। तो आप क्या बोल सकते हो कि सेडिमेशन टैंक में ये चीज नहीं होती है। दूसरा फ्लोकुलेशन टैंक में, अब इसमें क्या करते हैं, हम केमिकल डालते हैं, और केमिकल डालकर जो भी हमारी फाइन पार्टिकल है ना उनको जोड़ के हम एक बड़ा सा
फ्लॉक बना देते हैं। बड़ा सा फ्लॉक क्या होगा, वो हमारे को ग्रेविटी देगा और वो नीचे बैठ जाएगा। तो फ्लोकुलेशन टैंक में तो पीएच कंट्रोल कर नहीं रहे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फ्लोकुलेशन टैंक हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, द प्योरिफिकेशन टैंक। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक टैंक जो है, टैंक की जो भी टर्मिनोलॉजी है बेसिकली ट्रीटमेंट प्लांट में यूज ही नहीं होती है। तो क्या है, जनरल नाम जो होता है बेसिकली जनरल नाम नहीं है ये, और ये कोई टेक्निकल नेम नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली आपको रॉन्ग लगेगा। लेकिन आपको लग सकता है कि प्योरिफिकेशन टैंक जो है इसका राइट आंसर है, पर आपको ये सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए। जैसे फ्यूचर में आपसे क्या पूछ सकता है कि इक्वेशन टैंक क्या होता है, इक्वेशन टैंक क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें मिक्सिंग किस किस तरह से होती है, इन सब के बारे में है जो आपको पूछ सकता है। अब जो पीएच कंट्रोल है तो पूछेगा कि भाई पीएच कंट्रोल जो है हमारा वेस्ट वाटर में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो वो जो है वो किस तरह से किया जाता है। थर्ड ऑफ ऑल क्या पूछ सकता है, हमारा जो एसिड है वर्सेस जो एल्कली है, उन सब की जो भी एग्जांपल है वो सब पूछ सकता है कि कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारे पास, NaOH। तो ये भी एक तरह के क्या है हमारे पास, यही चीज है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो भी हमारा पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है ना, वो आपको पढ़ना है। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने, कि क्वेश्चन से आप क्या क्या समझ सकते हो। दूसरा क्या है कि जब हम एसिडिटी और एल्कलिनिटी को वो करते हैं, उसमें एल्कली या फिर एसिड को ऐड करते हैं ताकि हम क्या करें, न्यूट्रलाइज कर सके, तो वो कहां होता है, इक्वेशन टैंक में होता है। समझ में आया आपको, ये सब चीजें जो है पता होनी चाहिए, तभी आप इसको राइट आंसर डाल सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है, क्या बोल रहा है ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ सॉलिड वेस्ट। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। या वो सैनिटरी लैंडफिल होगा, क्या वो कंपोस्टिंग होगा, क्या वो हमारा इंसिनरेशन होगा, क्या वो हमारा ओपन डंपिंग होगा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। क्या बोलना चाह रहा है, एनारोबिक मेथड। एनारोबिक मेथड पता क्या होता है, जब हमारा ना ऑक्सीजन के साथ डिकम्पोजिशन होता है किसी भी मटेरियल का जो कि आपके किचन में बना है, ठीक है, जो भी मतलब ग्रीन हमारा वेस्ट होता है, वो क्या है बेसिकली जब डिकम्पोज हो रहा है तो वो दो तरीके से होता है। एक एनारोबिक यानी ऑक्सीजन की कमी की तरह, ऑक्सीजन की अगर कमी होगी तो वहां पे उसको बोलते हैं एनारोबिक, और एरोबिक जो है हमारा जो सड़ना है बेसिकली वो किसमें होगा, O2 की प्रेजेंस में होगा। तो बेसिकली आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सैनिटरी लैंडफिल। जब हम सैनिटरी लैंडफिल की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम जमीन के नीचे ना हमारा जो है कचरा डाल देते हैं। अब जमीन के नीचे कचरा डालेंगे तो आप मुझे बताओ क्या O2 यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होगी कि कम होगी, सरफेस के कंपैरिजन में कम होगी। डेफिनेटली जो O2 का लेवल है वो बेसिकली कम होगा। अगर O2 का लेवल यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा एनारोबिक प्रोसेस होगा, एनारोबिक प्रोसेस होगा। ठीक है, एनारोबिक क्या हो गया, जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है उसी को एनारोबिक प्रोसेस बोलते हैं। तो एरोबिक प्रोसेस की बात की, एनारोबिक की तो की नहीं है, तो सैनिटरी लैंडफिल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब बर्निंग ऑफ द कचरा, जो भी हमारा कचरा उसको हम जला देंगे उसको इंसिनरेशन बोलते हैं, जिससे मीथेन वगैरह बनती है और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते हैं। तो ये चीज जो है ये भी गलत होगी। क्यों, डिकम्पोजिंग हो रही है वहां पे, जो हमारा कचरा है वो क्या हो रहा है, सड़ने लग रहा है। अब सड़ेगा तभी तो ये बनेगा। अच्छा, जो सड़ रहा है बेसिकली ये इंसिनरेशन तो हो नहीं सकता, तो इसको हम काट देंगे। ओपन डंपिंग, जो ओपन डंपिंग होता है ये भी क्या होता है, एक तरह का एनारोबिक प्रोसेस होता है। इट इज एन एनारोबिक प्रोसेस। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता होता कि कौन सा एनारोबिक है और कौन सा एरोबिक है तो आप ये पूरा क्वेश्चन जो है निकाल सकते थे। दूसरा क्या है, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मींस टू से कि हमारा जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हमारी जो हमारी खाद बनती है उसको बोलते हैं हम क्या, कंपोस्ट। तो कंपोस्ट को क्या बोलते हैं, बेसिकली खाद ही बोलते हैं। तो ये पूरा कि कंपोस्टिंग जो है वो क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस बेसिकली क्या है, एरोबिक है। इट्स अ एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस है। क्या हो रहा है इसमें, इसमें होते हैं गुड बैक्टीरियाज जो क्या करते हैं, खाद बनाते हैं। अब हमारे क्या है कि जो भी हमारा कचरा होगा उस कचरे को क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में आप क्या करते हो, कचरा जो है आप तो नहीं करते, पर जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो इसको कचरे को खाते हैं और यहाँ से इसको क्या बनाते हैं, खाद के रूप में आपको देते हैं। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट दैट विल बी इक्वल्स टू कंपोस्टिंग। समझ में आपको जो भी मैंने बताया यहाँ पे। दूसरा क्या है, आपसे फ्यूचर में क्या पूछ सकते हैं, एनारोबिक और एरोबिक के बारे में। ठीक है, एनारोबिक और एरोबिक के दोनों के वर्सेस, इन दोनों के बीच में वर्सेस, इन दोनों के बीच में आपसे पूछा जा सकता है कि ये दोनों डिकम्पोजिशन होते हैं तो किस तरह से होते हैं, क्या फर्क पड़ता है इनका। दूसरा क्या है, हमारा जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेथड है ना वो आपको समझना चाहिए अच्छे से। ठीक है, वो सबके लिए जो भी पीछे क्वेश्चन कराया उसमें भी आपको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। थर्ड क्या है, हमारा जो भी हमारी लैंडफिल है, अब इस लैंडफिल से गैसेस निकलती है, इन गैसेस का इस्तेमाल क्या होता है, जो भी हमारा वेस्ट है उस वेस्ट है अगर मुझे एनर्जी बनानी है, वेस्ट टू एनर्जी बनानी है, तो वो जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ वन क्या हो सकता है, जो भी हमारा वेस्ट हायरार्की है, जैसे कि आपने देखा होगा आर 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 5 आर्स होते हैं। इनमें क्या सबसे पहला आर क्या होता है, ये ना बिल्कुल उसके लाइन वाइज ही आपको पढ़ने हैं। जैसे कि फर्स्ट आर क्या है हमारे पास, दैट इज द रिड्यूस। सबसे पहले तो आप यूज ही करना कम कर दो तो रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा क्या है, अगर ये यूज भी कर दिया तो उसको रीयूज करो, और अगर ये रीयूज होकर भी खत्म हो गया तो उसके बाद क्या करो, आप रिसाइकल करो। रिसाइकल हो गया तो उसके बाद क्या करो, आप रिकवर करो। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करो, आप डिस्पोज करो। तो डिस्पोज जो है वो लास्ट में रहेगा। बाकी जो है हमारे पास क्या है, दैट इज द रिड्यूस रीयूज हो गया हमारा, और रिकवर हो गया, रीयूज रिसाइकल रिकवर एंड डिस्पोज। ये जो है हमारे क्या है 5 आवर्स है। अब 1 2 3 4 4 आवर्स है और 1 डी है। ठीक है, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो है ये सारे के फ्यूचर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द प्लान ऑफ एन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ 15 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। यानी क्या बोल रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर है हमारे स्केल मैप पे वो किसके बराबर है, ग्राउंड पे 15 मीटर के बराबर है। ठीक है, नाउ मेजर्ड कितना मेजर किया उसने, 80.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया उसने मेजर किया। क्लियर हो गया। फाउंड बाय अ प्लानीमीटर, द प्लान इज फाउंड टू बी श्रंक। अभी क्या हो गया, श्रंक हो चुका है। तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा हमारा, श्रंक एरिया हो जाएगा। अभी के लिए बात की जा रही है ना यहाँ पे।
ठीक है, द प्लान इज फाउंड टू बी श्रंक सो दैट द लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ मेजर 9 सेंटीमीटर। यानी पहले जो हम 10 सेंटीमीटर मेजर करते थे अब कितनी है 9.8 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोला है ना इसमें, जब भी हम मैप को देखते हैं तो मैप में एक स्केल होता है, इस स्केल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमारे जो ओरिजिनल हमारा स्केल होता है उससे कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा है, आप यहाँ पे रखोगे स्केल को और आप देखोगे कि 1 से लेकर 10 जो है वो बिल्कुल 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगी इसकी स्केल। लेकिन यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम यानी 9.8 सेंटीमीटर जो है वो आएगा। अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा यानी 11 सेंटीमीटर हमारा फुट्टे पे आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो चुका है, एक्सपैंड हो चुका है, और यहाँ पे क्या हो चुका है, श्रंक हो चुका है। तो यही चीज बोल रहा है कि हमारा जो मैप है, अब वो जो पुराना मैप तक मान लो किसी पुराने इंजीनियर ने वो चीज की थी ना, ओल्ड सर्वेयर ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था और वहां पे उसने 10 सेंटीमीटर किया था, लेकिन कई सालों बाद जब हमने देखा तो वो 9.8 सेंटीमीटर हो चुका है। और प्लानीमीटर ने जो एरिया कैलकुलेट किया था वो कौन से बेसिस पे किया था, जो भी हमारा श्रंक एरिया उससे कैलकुलेट किया था। क्लियर हो गया। और ओरिजिनली कितनी थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर थी ओरिजिनली, अब कितनी हो गई 9.8 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया। अब करेक्शन फैक्टर होगा किसके लिए, करेक्शन फैक्टर होगा एरिया के लिए। वो कितना होता है, जो भी हमारी न्यू लेंथ आई है, जो भी हमारी न्यू लेंथ आई है डिवाइडेड बाय द ओल्ड लेंथ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.98 मल्टीप्लाई बाय 0.98। ये है ना हमारी नई लेंथ। जो एरिया होता है बेसिकली क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। अब यहाँ पे बोला जो श्रंक हुआ है बेसिकली वो क्या हुआ है, लेंथ भी हुई है ब्रेथ भी हुई है, तो दोनों में श्रंक हुई है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 9.8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा ये आंसर 1 के आसपास ही आएगा, यानी 96 अराउंड समथिंग आएगा। तो 0.96 जो है इसका एरिया करेक्शन फैक्टर है। क्लियर हो गया। एरिया करेक्शन फैक्टर कितना आ गया हमारे पास 0.96 है ना। तो समझ में आया आपको ये चीज। दूसरा क्या है, जो हमारा ट्रू एरिया वो फाइंड आउट करना है, ट्रू एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्रू एरिया जो है बेसिकली वो कितना होगा, जो भी करेक्शन फैक्टर लगेगा 0.96 मल्टीप्लाई बाय जो श्रंक एरिया था। तो श्रंक एरिया हमारे पास कितना आया था यहाँ पे 80.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू एरिया फाइंड आउट करना है तो 80 पॉइंट हमारे पास कितना था 80.2 डिवाइडेड बाय 0.96। अगर जैसे को कैलकुलेट करेंगे तो ट्रू एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, ट्रू एरिया विल बी 83.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है हमारे पास ट्रू एरिया आ जाएगा। समझ में आया। अब दूसरा कई बार बच्चे पूछते हैं सर आपने 15 वगैरह भी तो लिया था, ये क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी पता क्या वैल्यू है। जब आप निकालने जाओगे तो मैं यहां से बताता हूं कि जैसे यहां पे बोला है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 15 मीटर के बराबर है ऑन द ग्राउंड। जो ये किसमें है, मैप में, और ये किस पे, ग्राउंड की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगर एरिया निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बराबर 225 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अगर जो हमको क्या निकालना है, अगर जो हमको मीटर पे निकालना है तो अभी हमने किसमें निकाला है, सेंटीमीटर में निकाला है, तो हम क्या करेंगे 83.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 225 मीटर स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, दैट विल बी 18787.5 मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर जो मैं देखूं, मतलब आप ऐसे समझो कि मान लो कि आपने आपका पुराना कोई एरिया था, ठीक है, पुराना आपका कोई जमीन थी, अब वो जमीन आप बेचने जा रहे हो, लेकिन पुराने के हिसाब से ना जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 18,000 आएगी। लेकिन मैप जो है हमारा श्रंक हो चुका है, तो 18,000 मीटर स्क्वायर अगर आप बेचने जा रहे हो तो आप घाटा कितने करके आओगे 785.5 मीटर स्क्वायर का आप क्या करने लग जाओगे, घाटा करने लग जाओगे। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि अगर जैसा होगा सही, अगर जो दाम चाहिए तो पूरे के पूरे होने चाहिए। क्लियर हो गया कि किस तरह से आया। दूसरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 83.5 मीटर स्क्वायर जो है, इट विल बी द ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे विल बी नियरली 83.5 मीटर स्क्वायर। समझ में आपको ये चीज मैंने क्या बोली। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, जो चीज आपको मैंने बताई श्रंक फैक्टर क्या है, हमारे पास जो करेक्शन फैक्टर है एरिया के लिए वो क्या है, बेसिकली यही चीज जो है आगे जाके आपको काम आएगी। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे दोबारा से भी पूछेगा तो आपको पता है कि किस तरह से आपको एरिया निकालना है, ट्रू एरिया निकालना है। दूसरा आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है तो मीटर स्क्वायर में भी आप निकाल सकते हो कि ग्राउंड पे कितना होगा, वो मैप पे तो आपने निकाल दिया, आप ग्राउंड पे भी निकालना चाहो तो किस तरह से निकाल सकते हो। समझ में आया आपको ये चीज। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या पूछ सकता है आपसे, फ्यूचर में आपसे पूछ सकता है कि देखो सबसे पहले ये बताओ मुझे, आपसे फ्यूचर में क्या पूछ सकता है वो, फ्यूचर में आपसे सबसे पहले तो स्केल ही पूछेगा। स्केल आपकी जो कन्वर्जन है वो ही पूछ सकता है, कैसे, सेंटीमीटर टू मीटर के बारे में पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है, जो भी हमारा श्रिंकेज करेक्शन है, श्रिंकेज करेक्शन है, श्रिंकेज करेक्शन है उसके बारे में पूछ सकता है। किसमें ज्यादातर किसमें पूछेगा, एरिया में पूछेगा, या फिर किसमें पूछेगा, लेंथ का स्क्वायर के रेशियो में पूछ सकता है आपसे, ये चीज पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है, आपका प्लानीमीटर हुआ है तो यूज ऑफ अ प्लानीमीटर के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, मतलब वो क्या पूछ सकता है, हमारा ट्रू एरिया की कैलकुलेशन के बारे में पूछ सकता है आफ्टर जब मैप जो है हमारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मैप जो है हमारा डिस्टॉर्शन हो जाएगा। डिस्टॉर्शन किस केस में, या तो स्केल हमारा छोटा हो जाएगा या तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, तो इन दोनों के केस में वो आपसे पूछ सकता है। तीसरा क्या पूछ सकता है कि जो हमारा एरर है मैप में, एरर इन अ मैप, ठीक है, क्या हो सकता है, या तो वो ड्राइंग के केस में हो सकता है, ड्राइंग के करेक्शन में, ड्राइंग की करेक्शन में। तो ये जो एरर्स है ये सब वो है आपसे पूछ सकता है। तो यही चीजें जो इंपॉर्टेंट है इससे आप ले सकते हो कि क्वेश्चन किस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन जो है, जो हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है बेसिकली वो क्या है, एट अ प्लेस इज क्या है बेसिकली आंसर इसका, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज, वो क्या होता है बेसिकली, द हॉरिजॉन्टल एंगल विच अ लाइन मेक्स विद द ट्रू मेरिडियन। क्या ये होगा द हॉरिजॉन्टल एंगल, क्या होगा, या ये होगा या ये होगा, कौन सा होगा इसमें। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ना उन्होंने हमको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस लिखा हुआ है। ठीक है, पर आपको समझना क्या है सबसे पहले कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है बेसिकली वो क्या होता है। जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की ना, तो जो हमारा ट्रू मेरिडियन होता है, ट्रू मेरिडियन, और जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, मान लो कि ईस्ट में आ रहा है वो, तो इन दोनों के बीच का जो भी एंगल रहेगा ना उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आप पूछोगे सर ये ट्रू मेरिडियन क्या होता है। जब हम ट्रू मेरिडियन की बात करते हैं ना तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा जो हमारी एक्जैक्टली जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, अब यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो जो हमारा क्या है, जो हमारा ट्रू नॉर्थ है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब ये नॉर्थ पोल की हमारी क्या है, नॉर्थ पोल है ये, दिस इज द नॉर्थ पोल। अब ये जो नॉर्थ पोल है बेसिकली
ये कौन दिखाएगा हमारे को? ट्रू मेरिडियन दिखाएगा, जो ट्रू है, मतलब ये सच में ट्रू है, ठीक है, मतलब ये नॉर्थ है। तो ये कौन दिखाता है हमारे को? ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या हो गया? जहां पे लाइन पॉइंटिंग एग्जैक्टली जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, उसकी तरफ को जो हमारे को दिखाएगा वो कौन सी लाइन होगी? ट्रू मेरिडियन होगी। समझ में आया? दूसरा क्या है? मैंने बोला था मैग्नेटिक मेरिडियन, जो भी आपका कंपास दिखाता है ना, उसी को भी बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी लाइन पॉइंटिंग अर्थ की जो भी हमारी क्या रहती है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रहता है, नॉर्थ पोल रहता है, उसकी तरफ दिखाता है। बेसिकली जब हम कंपास निकालते हैं ना, तो कंपास क्या किसकी तरफ हमारे को नीडल पॉइंट आउट करता है? जो भी हमारा क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन है, वो दिखाता है हमारे को। तो ये क्या हो गया? एक तरह का नॉर्थ हो गया, लेकिन किसके टर्म्स में? कंपास जो हमारे को दिखाएगा वो है। समझ में आया आपको? अब कंपास हमेशा क्या होता है? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ही दिखाता है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ही क्या करता है? वो पॉइंट करता है। लेकिन जो हमारा ट्रू नॉर्थ होता है वो तो कहीं और होता है। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप क्या हो, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में हो, ठीक है, एग्जाम्पल से समझो आप इसको। आप दिल्ली में हो और दिल्ली में आपने क्या कर दिया? अपना कंपास खोल दिया। अब कंपास जो है वो हमारे को क्या दिखाएगा? हमारे को मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाएगा। और मैग्नेटिक नॉर्थ कौन दिखाएगा? हमारे कंपास दिखाएगा। और जो ट्रू नॉर्थ है वो कहाँ है? वहां हमारे पास जो ट्रू नॉर्थ होगा, जहां पे भी आप कहीं पे होंगे तो आपको पता लग जाएगा ट्रू नॉर्थ कहां पे है। तो ट्रू नॉर्थ जहां पे भी होगा और जो भी आपका कंपास दिखा रहा है, मान लो वो 2 डिग्री ईस्ट में दिखा रहा है, 2 डिग्री ईस्ट में आपको क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जितना भी एंगल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वहां पे जो है देखने को मिल रहा है, टुवर्ड्स द 2 डिग्री ईस्ट, ठीक है। नहीं तो कई बार वेस्ट में भी हो सकता है, तो वेस्ट में होगा तो हम बोलेंगे कि 2 डिग्री वेस्ट। समझ में आपको ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या अंतर है? तो जब आप इसको देखोगे तो आप क्या बोलोगे? जो हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, अगर जो वेस्ट की तरफ है तो आप क्या बोलोगे? 2 डिग्री वेस्ट जो है मैग्नेटिक डिक्लेरेशन है, या फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बिटवीन द ईस्ट वाले में होगा तो आप क्या बोलोगे? 2 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। मतलब ऐसा एंगल जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में होगा और जो ट्रू नॉर्थ के बीच में होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लेरेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया इतनी सी बात जो मैंने बोली? अब यहाँ पे क्या लिखा है कि मैग्नेटिक डिक्लेरेशन एट अ प्लेस। अब ये प्लेस की बात कर रहा है, बेसिकली आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ये बोलना चाह रहा है जो हमारी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो क्या है? वो बेसिकली क्या है? बेसिकली मैग्नेटिक मेरिडियन की बात कर रहा है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात कर रहा है। एट अ प्लेस तो आपने इसने लगा दिया कि किसी एक जगह पे। क्लियर हो गया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब हम बात करेंगे इसके ऑप्शंस की तो सबसे पहले क्या है? द हॉरिजॉन्टल एंगल व्हिच अ लाइन मेक्स विद द ट्रू मेरिडियन। तो हॉरिजॉन्टल एंगल है जो कि क्या, ये बेसिकली क्या, एक वेग इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि कौन सा मेरिडियन है, यहाँ पे हमको नहीं बता रखा, ट्रू मेरिडियन बता रखा है, तो ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। ट्रू मेरिडियन, द हॉरिजॉन्टल एंगल विद अ लाइन मेक्स अ ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन के साथ तो बना रही है, तो हॉरिजॉन्टल एंगल जो है विद द लाइन मेक्स विद ट्रू मेरिडियन, तो ये क्या एक तरह की अनस्पेसिफाइड डेफिनेशन है, तो ये क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। क्लियर हो गया इतनी सी बात? दूसरा क्या है? द हॉरिजॉन्टल एंगल व्हिच अ लाइन मेक्स विद अ मैग्नेटिक मेरिडियन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? वेग इंफॉर्मेशन है, ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। मतलब किसी भी लाइन के बारे में बात कर रहा है ये। लास्ट वाला क्या है? द हॉरिजॉन्टल एंगल व्हिच अ लाइन मेक्स विद अ आर्बिट्ररी मेरिडियन, तो ये आर्बिट्ररी मेरिडियन मतलब जो हमने मान लिया, तो बेसिकली ये क्या है? ये भी एक तरह की रॉन्ग है आंसर। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हॉरिजॉन्टल एंगल है बिटवीन द ट्रू मेरिडियन और जो मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में है, वही हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होगा किसी एक जगह पे। क्लियर हो गया आपको कि जब भी हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात करेंगे तो आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। लिखा हुआ है कहीं पे, लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रू मेरिडियन, किसके साथ बता रहा है? कुछ नहीं पता हमको, ये नहीं चीज बता रहा। दूसरा द हॉरिजॉन्टल एंगल व्हिच अ लाइन मेक्स, व्हिच अ लाइन मीन कौन सी लाइन बना रही है भाई मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, तो वो भी नहीं बता रहा है। द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन बिल्कुल सही बता रहा है हमें को। द हॉरिजॉन्टल एंगल व्हिच अ लाइन मेक्स विद आर्बिट्ररी मेरिडियन जो हमने मान लिया है, तो बेसिकली ये क्या है? गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आपको यही समझना था, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी ने एट अ प्लेस लिख दिया है। लोग शायद इसको और सोच होंगे कि क्या सोच के ऐसा लिखा है उसने, कहीं ऐसी डेफिनेशन तो नहीं जो मैंने पढ़ी नहीं है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है ना, बस उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे आंसर आना था आपका, कि जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो ट्रू मेरिडियन के साथ जो भी हमारा एंगल बना रहा है वही क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इतनी सी बात, छोटी सी बात है। अभी फ्यूचर में क्या क्या पूछ सकता है आपसे? फ्यूचर में आपसे पूछेगा कि आप बताओ मुझे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है ना, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, उनके बीच का जो भी डिक्लिनेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? जो भी हमारा क्या है इसके बीच में फॉर्मुला, इसके जितने भी फॉर्मुला यूज होते हैं वो वाले बताओ हमें। तो ये सब जो है सर्वे का आपका एक पार्ट है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज होती है, और भी बहुत सारे फॉर्मुले होते हैं। जब भी आप उनको पढ़ो तो आप अच्छे से उनको रिवाइज जरूर करना, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ो हमारे साथ। क्या बोल रहा है हमारे पास कि द स्टाफ रीडिंग विद 4 मीटर, यहाँ पे क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ स्टाफ रीडिंग विद 4 मीटर स्टाफ एट अ पॉइंट ए इज 3.5 मीटर। द टॉप ऑफ द स्टाफ इज 10 सेंटीमीटर ऑफ द वर्टिकल थ्रू द बॉटम ऑफ द स्टाफ। इफ द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली द करेक्ट रीडिंग विल बी नियरली 3 होगी, 3.4 होगी, 3.8 होगी या 4.2 होगी। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है ना, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। बेसिकली क्या बोला है कि द स्टाफ रीडिंग विद अ 4 मीटर स्टाफ एट अ पॉइंट ए इज 3.5 मीटर। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है ना कि आपके पास एक लेवलिंग स्टाफ है, ठीक है, जो कि कितना है? 4 मीटर का है। लेवलिंग स्टाफ जो है आपके पास वो कितना है? 4 मीटर का है। अब बोला है कि ये जो हमारा 4 मीटर का है ये क्या है? सीधा पकड़ा जाता है, ये किसी भी ग्राउंड पे सीधा रखा जाता है, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि आपने किसी भी एक पॉइंट ए पे, ये जो पॉइंट हमारा ए है, इस पे जो आपने स्टाफ रखा है वो थोड़ा सा क्या रखा है? टिल्टेड रखा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जो स्टाफ है वो थोड़ा सा क्या है? टिल्टेड है। समझ में आपको? ठीक है। अब क्या होता है जब स्टाफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है ना, तो जो आपको रीडिंग मिलती है ना वो एक्चुअल से क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है, एक्चुअल से ज्यादा मिलती है,
कब? जब आपका स्टाफ जो है थोड़ा सा टिल्टेड है। यही चीज बोलना चाह रहा है कि जब आपका थोड़ा सा टिल्टेड है तो इफ द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली, अगर वो स्टाफ वर्टिकली हेल्ड किया जाता तो करेक्ट रीडिंग क्या होती है आपके पास, वो कितनी नियरली होती? तो जो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है वो बेसिकली ज्यादा दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसको टिल्टेड कर दिया। और इसमें द टॉप ऑफ द स्टाफ इज 10 सेंटीमीटर ऑफ द वर्टिकल थ्रू द बॉटम ऑफ द स्टाफ, यानी जो टॉप है वो थोड़ा सा टिल्टेड है और नीचे बॉटम का कितना है हमारे पास डिस्टेंस, दैट इज द 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपको ये जो भी मैंने पॉइंट बोला? यहाँ पे सही कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास कि जब भी हमारा कोई स्टाफ है अगर हम उसको वर्टिकली पकड़ेंगे तो जो हमारी रीडिंग है वो बेसिकली इंक्लाइन से थोड़ी सी क्या आएगी, कम आएगी। तो इंक्लाइन में आपको क्लास क्या आएगी, जो भी स्टाफ रीडिंग है वो थोड़ी सी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। समझ में आया आपको ये चीज, है ना? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर जो वो टिल्टेड होगी, टिल्टेड स्टाफ होगी तो आपको क्या दिखेगी, उसमें लॉन्गर लाइन ऑफ साइट होती है, लॉन्गर लाइन ऑफ साइट होगी, मतलब आपकी ज्यादा रीडिंग आएगी, मतलब आपको क्या आएगी, ज्यादा रीडिंग आएगी। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है आपको क्लियरली, ठीक है? दूसरा क्या है, जो हमारी ट्रू वर्टिकल होंगी, ट्रू वर्टिकल लाइन होगी वो क्या है, एक्चुअल से कम आएगी, एक्चुअल से कम हाइट पे होगी, हाइट पे होगी। समझ में आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको कि क्या हो गया, अगर जो टिल्टेड होगी तब क्या फर्क पड़ेगा और जब वो एक्चुअल होगी तो क्या होगा। क्लियर होगी ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो अब क्या है, जो हमारा टिल्टेड स्टाफ है, यहाँ पे देखते हैं जो हमारा टिल्टेड स्टाफ है वो कितना है, उसकी रीडिंग कितनी है हमारे पास दे रखी, 3.5 मीटर दे रखी है ना? तो क्या है, जो हमारा 3.5 है, तो ये जो टॉप का है ना, ये टॉप का हॉरिजॉन्टल जो हमारा डेविएशन है, यानी ये 10 सेंटीमीटर जो डेविएशन है, बेसिकली क्या है, ये 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 10 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज इन मीटर्स में क्या लिख सकते हैं, 0.10 मीटर लिख सकते हैं, है ना? किसमें, मीटर्स में, और ये क्या सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो जो वर्टिकल साइड है, बेसिकली जो हमारा वर्टिकल साइड है, यही हमारी ट्रू रीडिंग होगी। तो ट्रू रीडिंग किस तरह से निकाल सकते हैं, ट्रू रीडिंग विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर माइनस 0.1 मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे लिखता हूँ नीचे कि जो हमारी, यहीं पे लिखता हूँ, जो हमारी ट्रू रीडिंग है दैट विल बी इक्वल्स टू 3.5 का स्क्वायर माइनस क्या होगा हमारे पास, दैट इज द 0.1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 3.499 मीटर आएगी इसकी वैल्यू, है ना? ये कैसे आया, ये देखो यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये बेसिकली पता कैसे आई, ये पाइथागोरस थ्योरम से आई है। आपको लग रहा होगा ये ट्रायंगल बना रहा है ना, यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, एक तरह का ट्रायंगल बना रहा है। तो जो हमारी इंक्लाइन साइड है वो कितनी है, 3.5 है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है वो कितना है, 10.1 मीटर है ना? और जो हमारी टू वर्टिकल रीडिंग है उसको मान लो अगर जो तुम x, तो आप क्या कर सकते हो भाई, पाइथागोरस थ्योरम, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आपको पता लग गया नहीं किस तरह से आया। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, कितनी आई यहाँ पे 3.499 जो है हमारे पास ट्रू वैल्यू आई है, कितनी आई है, ट्रू रीडिंग आई है। अब अगर जब मैं इसको माइनस करूंगा, फॉर एग्जांपल 3.5 से अगर जब मैं इसको माइनस करूंगा माइनस 3.499, यानी जो हमारे पास इनएक्यूरेट आई है और दूसरी जो भी हमारी एक्यूरेट यानी ट्रू रीडिंग आई है, इन दोनों को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.001 आएगा, 1 × 10 -3 आएगा। तो बेसिकली क्या है, ये जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। लेकिन हमारे को क्या निकालना है, आंसर निकालना है बिल्कुल क्लोजेस्ट के। तो 3.8 जो है वो इसके क्लोजेस्ट है क्या, या 3.4 इसके क्लोजेस्ट है, तो 3.8 नहीं होगा, 3.4 जो होगा इसके क्लोजेस्ट होगा। तो आपको पता लगे क्या बोला कि यहाँ पे ट्रिक क्या है, द स्टाफ रीडिंग विल बी 4 मीटर at a point A is 3.5, the top of the staff this, and if the staff is held vertically the correct reading will be nearly 3.4 मीटर। समझ में आपको ये आंसर क्या है हमारे पास जो भी क्वेश्चन में आया था, आपको ये पता लग गया। आप फ्यूचर में क्या पूछ सकते हैं कि जो हमारा स्टाफ इंक्लिनेशन एरर होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्या स्टाफ इंक्लिनेशन जो एरर्स आते हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? वो आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। दूसरा क्या हो सकता है, जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे करेक्शन रहते हैं इन स्टाफ रीडिंग वो आपको क्या करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, जब आपको फ्यूचर में आएगा। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है, यूजिंग ऑफ द प्लम बॉब हो गया या फिर स्पिरिट हो गया, ठीक है? उससे क्या होता है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन आती है। अगर स्पिरिट थोड़ा सा भी स्पिरिट से रिलेटेड आएगा। दूसरा क्या आएगा, बबल से रिलेटेड, बबल की सेंसिटिविटी से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अगर रेडियस आपका ज्यादा है तो आपकी सेंसिटिविटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी कम रहेगी। तो ये चीजें जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑब्जर्वर का क्या एरर होते हैं, स्टाफ की क्या एरर्स होते हैं, उनकी जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट की जो जितने भी लॉजिक है वो सब आपको पढ़ने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि क्या है कि कुछ ही बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया, मुझे ऐसा लगता है, पर था कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन कुछ नहीं पाया, तो लगानी है, बचपन से लगाते आ रहे हो और आंसर आपको डायरेक्टली निकालना है। तो ये जो है सिंपल से क्वेश्चन दिए जाते हैं, बेसिकली बस आपकी चेक करते हैं कि आप कितनी ज्यादा कैपेबल हो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्या आप डर तो नहीं रहे क्वेश्चन को देख के, क्या आप गलत तो नहीं समझ रहे क्वेश्चन को देख के। तो यही चीजें जो है आपको तब आएगी जब आपकी अच्छी इंग्लिश होगी। दूसरा ये कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अच्छे से कि ऑफ स्टाफ क्या होता है, जब आपका वर्टिकल में रखा जाएगा तो आपकी रीडिंग कितनी आएगी या कितनी नहीं आएगी, यही चीजें जो है आपको इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सर्कमपोलर स्टार्स आर हैविंग द पोलर डिस्टेंस। तो आपको ना सबसे पहले 3-4 चीजें पढ़नी पड़ेगी अबाउट द सेलेस्टियल पोल्स के बारे में, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि हम बोले सेलेस्टियल अर्थ, इसका क्या मतलब है, जो भी अर्थ की ना, ये हमारी फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, ठीक है? इस अर्थ का जो भी नॉर्थ पोल होगा, इस नॉर्थ पोल का जो भी प्रोजेक्शन आपको ना सूरज में यहाँ पे स्काई में दिखेगा, बेसिकली जो आपको क्या है, इसका जो हमारे को क्या दिखेगा, जो हमारा ये क्या है, दिस इज द नॉर्थ पोल, है ना? ये क्या है, हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल है। अब जो अर्थ का नॉर्थ पोल है ना, अब इसका ही प्रोजेक्शन अगर मुझे स्काई में देखना है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा सेलेस्टियल नॉर्थ पोल। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? दूसरा इसी तरह क्या होगा, हमारा साउथ पोल भी होगा। तो साउथ पोल जो होगा वो स्काई में क्या दिखेगा हमें, सेलेस्टियल साउथ पोल, ये होगा। क्लियर हो गया इतना? दूसरा, जब हम इक्वेटर की बात करते हैं, ठीक है, इक्वेटर में क्या एंगल होता है, 0 डिग्री होता है। तो जो इक्वेटर की बात करूंगा, अब इस इक्वेटर का जो भी प्रोजेक्शन हमें स्काई पे दिखेगा, मैं क्या बोलूंगा उसको, सेलेस्टियल इक्वेटर पॉइंट, ठीक है? सेलेस्टियल इक्वेटर बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। समझ में आपको मैंने जो भी बोला कि सेलेस्टियल का मतलब क्या है, जो भी आपके अर्थ पे दिख रहा है ना, उसका अगर स्काई में प्रोजेक्शन में देखूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सेलेस्टियल नाम लगा दूंगा और बाकी चीजें जो है वही रहेगी। समझ में आपको? ठीक है। फिर एक होता है डिक्लिनेशन, यहीं पे लिखता हूं मैं दूसरे पेन से,
डिक्लिनेशन। अभी डिक्लिनेशन क्या होता है बेसिकली, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली डिक्लिनेशन जो होता है ना, वो होता है किसी भी स्टार्स का, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टार है, स्टार का होगा यहाँ पे होगा, नहीं होगा ना ऊपर होगा, तो किसी भी स्टार का हमारे किसी भी मतलब आप बोल सकते हैं किसी भी स्टार का जो भी सेलेस्टियल इक्वेटर से जो भी हमारा एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, डिक्लिनेशन बोलते हैं। यानी क्या ये हमारा स्टार, इसको ऐसे देखना कि स्टार है, ठीक है। अब स्टार का जो हमारे सेलेस्टियल इक्वेटर से नहीं, सेलेस्टियल इक्वेटर से जो भी हमारा क्या रहेगा, एंगल रहेगा, यानी जो भी उसका क्या रहेगा, हमारा एंगल रहेगा बेसिकली इन दोनों के बीच में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एक बोलूंगा डिक्लिनेशन बोलूंगा। समझ में आपको जो मैंने बोला कि किसी भी स्टार का हमारे सेलेस्टियल इक्वेटर के बीच में जितना भी एंगल बनता है, यानी सर जितना भी हमारा डिस्टेंस है उसको क्या बोलता हूं मैं, सेलेस्टियल इक्वेटर बोलता हूं, सेलेस्टियल नहीं, इसको डिक्लिनेशन बोलता हूं। समझ में आया छोटी सी चीज। दूसरा क्या है कि पोलर डिस्टेंस, कौन सा, देखो इसको दूसरे पेन से लिखता हूं मैं, पोलर डिस्टेंस क्या हो गया, सेकंड ऑफ ऑल हमारा पोलर डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है, तो ये समझ लो यहाँ पे कि पोलर डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा सेलेस्टियल, अब सेलेस्टियल नॉर्थ पोल आपको पता है, जो भी हमारा नॉर्थ पोल है उसका स्काई में जो भी हमारे पास क्या प्रोजेक्शन रहेगा उसी को हम सेलेस्टियल नॉर्थ पोल बोलेंगे। क्लियर हो गया इतनी चीज। अभी जो सेलेस्टियल नॉर्थ पोल है, इस सेलेस्टियल नॉर्थ पोल से स्टार तक का जो हमारा स्टार है, ये सेलेस्टियल नॉर्थ पोल यहाँ पे नहीं है, कहां पे, ये सेलेस्टियल नॉर्थ पोल, ये नहीं स्टार नहीं, यहाँ पे है, ये हमारा सेलेस्टियल नॉर्थ पोल। अब इस सेलेस्टियल नॉर्थ पोल से लेकर स्टार तक का जो भी डिस्टेंस रहता है ना, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, इट इज नोन एज अ पोलर डिस्टेंस। तो दो चीजें आपने समझ ली, एक तो सेलेस्टियल नॉर्थ पोल से लेकर स्टार तक का डिस्टेंस पोलर डिस्टेंस, एक स्टार से लेकर सेलेस्टियल अर्थ इक्वेटर तक डिस्टेंस, दैट विल बी डिक्लिनेशन। क्लियर हो गया इतनी छोटी सी। दूसरा क्या है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो हमारा पोलर डिस्टेंस है ना, पोलर डिस्टेंस, बेसिकली पोलर डिस्टेंस क्या होगा, 90 डिग्री माइनस द डिक्लिनेशन, ठीक है, माइनस द डिक्लिनेशन। समझ में आपको ये क्या है, प्लस माइनस द डिक्लिनेशन क्या है, इसका एग्जांपल है। यानी अगर जब मैं 90 से सेलेस्टियल 90 से अगर जब मैं डिक्लिनेशन माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पोलर डिस्टेंस मिलेगा। अब ये पोलर डिस्टेंस अगर जो हमारा कहां होगा, ऊपर होगा तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे होगा तो नेगेटिव, सॉरी ऊपर होगा तो नेगेटिव लेंगे, नीचे होगा तो पॉजिटिव लेंगे। क्या बोल सकते हैं कि अगर ये हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारा PD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस द डिक्लिनेशन होगा, ये क्या है हमारे पास, डिक्लिनेशन, एक मिनट, डिक्लिनेशन क्या होगा, ये डिक्लिनेशन। तो ये कब होगा हमारे पास, जब हम किस में बात करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे। दूसरा क्या है, जब PD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस, सॉरी डिक्लिनेशन ही आपको पता है कब, जब हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। समझ में आई दो चीजें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो आपको समझ में आ गया पोलर डिस्टेंस क्या है, क्या हमारे पास सेलेस्टियल पोल्स हैं और ये सारी चीजें। तो अब मुझे बताओ कि हमारा जो पोलर डिस्टेंस है उसका क्या मतलब है, जो हमारा सेलेस्टियल पोल्स होंगे, ऐसे नहीं कि नॉर्थ से ही, क्योंकि दोनों में बता दिया मैंने आपको, तो जो भी हमारे सेलेस्टियल पोल्स होंगे, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, उसका स्टार से लेकर जितना भी एंगुलर डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर डिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया इतना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द सर्कमपोलर स्टार्स आर हैविंग अ पोलर डिस्टेंस इज नोन एज, पोलर डिस्टेंस के बारे में आपको पता लग गया। क्लियर हो गया इतनी सी बात, छोटी सी बात है ये। आप समझते हैं कि ये हमारा जो सर्कमपोलर जो हमारा स्टार है, ये बेसिकली क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, मान लो कि जो हमारा डिक्लिनेशन है, ठीक है, यही तो है ना डिक्लिनेशन। क्या है डिक्लिनेशन, किसी भी स्टार का फ्रॉम द सेलेस्टियल इक्वेटर के एंगुलर डिस्टेंस को बोलते हैं। तो मान लो कि ये जो है दैट इज द 70 डिग्री, मान लो है ना, अज्यूम कर लेते हैं 70 डिग्री। तो हमने बोला कि जो डिक्लिनेशन है किसी भी स्टार का, फॉर एनी स्टार, कोई भी स्टार है, ठीक है, एनी स्टार उसका कितना है, 70 डिग्री है। तो हम हमारे को पोलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो 90 से मैं अगर 70 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 20 आएगा। और मान लो कि जो आपका लैटिट्यूड है, ठीक है, मान लो मैं अभी दिल्ली में हूं तो दिल्ली का लैटिट्यूड कितना है, 28 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, तो मतलब 28 मानता हूं। तो अगर जो आपका लैटिट्यूड जो है बेसिकली जहां पे आप हो, वहां का लैटिट्यूड मतलब जो हम जहां पे है, ठीक है, तो वो 28 डिग्री है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जिसका पोलर डिस्टेंस लेस देन हो आपके लैटिट्यूड से, यानी पोलर डिस्टेंस कितना है, 20 डिग्री है, आपका लैटिट्यूड कितना है, 28 डिग्री है। तो उस केस में जो हमारा स्टार होगा ना, जो भी हमारा स्टार होगा, ठीक है, मान लो स्टार है, ठीक है, इस तरह मतलब स्टार इस तरह से होता है, तो जो भी हमारा स्टार है बेसिकली वो क्या होगा, इट विल बी नोन एज अ सर्कमपोलर, ठीक है, सर्कमपोलर स्टार। तो वो जो हमारा स्टार होगा वो आपके लिए क्योंकि लैटिट्यूड क्या है, जहां पे आप खड़े हो वहीं का लैटिट्यूड है, तो आपके लिए वो स्टार क्या हो जाएगा, सर्कमपोलर स्टार हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात समझ में आई कि सर्कमपोलर स्टार क्या होता है। बेसिकली अगर मैं इसको एक असम्पशन की तरह लूं, अगर PD यानी हमारा जो पोलर डिस्टेंस है वो लेस देन आपके लैटिट्यूड से होगा, तो इट विल नोन एज क्या बोले जाएंगे, उसको सर्कमपोलर बोला जाएगा। समझ में आया इतनी सी बात। दूसरा, जब हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूं, सर्कमपोलर बेसिकली क्या होता है, मतलब ऐसे स्टार जो कि पूरी रात जो है आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने बोला कि भाई वो इतने पे 20 डिग्री पे वो सब है, तो मान लो कि जो हमारा जो स्टार है वो हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे मतलब ऐसा समझो कि एक पंखा है, ठीक है, इस पंखे ये जो पंखा है हमारा फैन है, इस फैन के साइड में क्या है हमारे पास, यहाँ पे वो है पंखुड़िया इसकी, ठीक है, तो इस पंखे की जो पंखुड़िया है बेसिकली ये क्या है कि यहाँ पे हमेशा घूमती रहेगी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कुछ चीज चिपका दोगे तो आपको वो हमेशा दिखेगी, अगर आप नीचे से उसको देख रहे हो। तो ऐसा ही होता है क्या, हमारा सर्कमपोलर स्टार होता है, जो क्या होता है कि हमारे को ना वो पूरी रात दिखता है, पूरी रात हमारे को दिखता है, वो कभी सेट नहीं होता। अगर ये आपकी जगह से जहां से आप देख रहे हो ये कभी सेट नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से आप एक स्टार को देख रहे हो और वो पूरी रात जो है वो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो पूरी रात क्या है आपको दिख रहा है। और जब आप इसको बोलोगे कि ये पूरी रात दिख रहा है आपको, और कोई भी दिल्ली से देखेगा ना तो वो उसके लिए क्या हो सकता है, सेट भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो कभी भी सेट नहीं होगा, आपको वो पूरी रात दिखेगा। तो क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारी पूरी रात दिखेगा उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, सर्कमपोलर स्टार बोलेंगे। पर आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करेंगे सर्कमपोलर बेसिकली होगा क्या, जो भी आपका PD है वो लेस देन आपके लैटिट्यूड से क्या हो, कम हो, वही सर्कमपोलर होता है, ठीक है। बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब जो स्काई में आपके सामने हमेशा रहे, आपकी आंखों के सामने रहे, आंखों का तारा हो जो
आपकी, ठीक है, वो हमेशा आपके मुंह के सामने रहे, आप उसे पूरी राह देख सकते हो, उसी को हम सर्कमपोलर बोलते हैं। समझ में आपको जो मैंने बोला कि सर्कमपोलर से क्या है मतलब आपका, अगर जो नॉर्थ में होगा तो आपको क्या है, नॉर्थ के आसपास होगा तो वो पूरी रात आपको दिखेगा, ठीक है, छोटी सी बात है, ठीक है, इतनी चीज तो आपको क्लियर होगी। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द सर्कमपोलर स्टार्स आर हैविंग अ पोलर डिस्टेंस, क्या होगा, पोलर डिस्टेंस, जो भी सर्कल अनुसार है उसका जो पोलर डिस्टेंस होगा वो बेसिकली क्या होगा, इक्वल टू द लैटिट्यूड होगा। क्या पोलर डिस्टेंस जो है बेसिकली क्या होता है, 90 डिग्री प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है, तो ये बोला कि जो पोलर डिस्टेंस है बेसिकली वो इक्वल टू द लैटिट्यूड जहां पे आप खड़े हो, क्या उसके बराबर होगा, पीडी इज इक्वल्स टू लैटिट्यूड के बराबर होगा। आप बता सकते हो कि गलत है। लेस दूसरा क्या है, ट्वाइस द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो ये भी क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है, सिर्फ लेस देन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी पीडी जो है वो लेस देन द लैटिट्यूड है। तो इतना सब कुछ जानने के लिए आपको सर्कमपोलर के बारे में भी पता होना चाहिए और ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो आपको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास फ्यूचर में पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है, जो भी हमारे सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या उसका डिक्लिनेशन है, क्या उसका राइट हमारा असर्शंस है, ये सब मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया, बाकी जो है बाद में आपको लेक्चर्स में अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने चाहिए, सबसे पहले तो आपको कौन सा पढ़ना चाहिए, सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कौन सा है, सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि अगर जो मुझे कोई स्टार विजिबल है तो स्टार की जितनी भी विजिबल जोन्स होते हैं ना वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फोर्थ वन क्या है हमारा, कोई भी अगर जो नेविगेशन वगैरह है तो उससे रिलेटेड जो है आपको पूछ सकता है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, मतलब ये इक्वेटर वगैरह पूछ सकता है आपको, लॉन्गिट्यूडनल पूछ सकता है, लैटिट्यूडनल पूछ सकता है, और भी बहुत सारी प्राइम मेरिडियन वगैरह ये सब कुछ जो है वो आपको पूछ सकता है। तो इन सब की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए, किसी चौथी क्लास के बच्चे को भी पता होती है, पर आपको जो है ये अच्छे से क्लियर करनी, क्योंकि देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और कोई भी छोटा सा बच्चा जो है इसको राइट आंसर बता सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया 34 में क्या पूछ सकते हैं और क्या नहीं पूछ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट जो है ऑफ द एनर्जी क्यू इज इक्वल्स टू, इसको मैं मिटा देता हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट द एनर्जी क्यू, क्यू से रिप्रेजेंट करो, ई से रिप्रेजेंट करो, किसी से भी रिप्रेजेंट करो, इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड, या फिर ये है या फिर ये है या फिर ये है। बेसिकली इन सब में से राइट कौन सा है, राइट है हमारा पहले वाला। क्यों है राइट, सबसे पहले देखते हैं जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है ऑफ अ फोटोन वो किस तरह से दिखाई जाती है, ये चीज आपने पहले भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे देख लो। एनर्जी ऑफ अ फोटोन बेसिकली क्या होती है, जो भी हमारी एनर्जी होती है दैट इज इक्वल्स टू द प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी, है ना। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द स्पीड ऑफ द लाइट डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ, है कि नहीं। जैसे हमारी वेवलेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, है ना। ये चीज तो आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पे क्या वेवलेंथ और यहाँ पे लैम्डा से दिखाओ, ठीक है, इस तरह से दिखाओ। तो ये क्या है, दैट इज इक्वल्स टू दिस। और स्पीड ऑफ द लाइट कितनी है, सबको पता है 3 × 10⁸ क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर जो है, 3 लाख किलोमीटर जो है वो चल लेती है, मतलब ये स्पीड ऑफ द लाइट है। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हो गया बेसिकली। फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी फास्ट जाती है, यानी एक पॉइंट से वो एक सेकंड में कितनी फास्ट जाएगी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या होगी, जो भी इसकी पीक और हाई है इन दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द वेवलेंथ, ठीक है। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब ये वाली चीज ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। इसका मतलब वो ज्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, जैसे एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, हाई रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। क्यों, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो अगर जो फ्रीक्वेंसी कम है उसकी एनर्जी भी कम रहेगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये इतनी चीज तो आपको सबको पता ही वाले कॉन्सेप्ट ना, ठीक है। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इसके बाद क्या है। अब आप क्या करो, सिंपली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पे डाल दो, प्लैंक्स कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा कि एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इनटू फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ, और यहां पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा पहला। तो ये राइट आंसर है। तो ये आपको पता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो इस तरह से पूछी जाएगी, और एनर्जी जो इज इक्वल्स टू, एनर्जी को बेसिकली ई से रिप्रेजेंट करो या फिर क्यू से रिप्रेजेंट करो, मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो जिसकी वेवलेंथ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी उसकी एनर्जी कम देखने को मिलेगी, और जिसकी वेवलेंथ आपको कम देखने को मिलेगी उसकी एनर्जी क्या है, वो ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको एक्स रेज वगैरह होगी, और कम वाली कौन सी होगी, हमारी रेडियो वेव्स वगैरह होगी। क्लियर हो गया, इतनी सी छोटी सी बात है। फॉर एग्जांपल इसमें मान लो कि एक हमारे पास क्या है, एक लाइट है, ठीक है। इस लाइट की अगर जो मुझे वेवलेंथ पता होगी, वेवलेंथ मान लो इसकी 500 नैनोमीटर है, ठीक है। तो अगर जो 500 नैनोमीटर है तो उसकी एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये चीज मैंने आपको लेक्चर में बताता हूं, 6.626 × 10⁻34 -34 क्या है, ये इसकी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो प्लैंक कांस्टेंट यहाँ पे क्या जाएगा, 6.626 हो जाएगा, इंटू 10⁻−34 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻, यस वेरी गुड, और डिवाइडेड बाय 500 नैनोमीटर, तो 500 × 10⁻−9 मीटर हो जाएगा। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कोई भी वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लेना इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी वेवलेंथ या किसी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, या फिर उससे क्या निकाल देंगे, हम सीधा वैल्यू निकाल देंगे। नहीं तो आपको क्या दे देगा, वो फ्रीक्वेंसी दे देगा, फिर पूछेगा कि भाई बताओ हमारे पास आंसर क्या है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो हमारे पास फॉर्मुला था ये प्लैंक्स कांस्टेंट का, तो ये बेसिकली क्या है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आप क्या समझ सकते हो कि फ्यूचर में आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो। तो फ्यूचर में क्या क्या पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कोई भी, मतलब कोर कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है इसमें तो देखो हमारे पास क्या है, आपको क्या क्या पढ़ने, एक तो आपको सारी वेव्स वगैरह पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि रेडियो वेव्स हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव्स हो गया, ये सब जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। यूवी रेज हो गया, ये सब एक्स रेज हो गया, ये सब जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि देखो उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है तो इससे रिलेटेड क्यों नहीं पूछ सकता, आपकी जनरल अवेयरनेस भी तो पूछ ही सकता है। जो भी हमारी फोटोन की कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पढ़ने चाहिए, फोटोन के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, हमारी जो स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर है या स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना,
ये सब जो है आपको पता होने चाहिए। थर्ड ऑफ ऑल क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी पूछ सकता है, फोटोन की जो एनर्जी है वो ज्यादा है यूवी में तो क्यों ज्यादा है, रेड लाइट में है तो क्यों ज्यादा है, ये सब पूछ सकता है। वेवलेंथ अगर कम होती है तो क्या इफेक्ट होता है उसका, सोलर रेडिएशन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब जो है आपको पूछ सकता है। तो फ्यूचर में कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेक्ट्रोमीटर। और क्या पूछ सकता है आपसे, आपसे फोटोन के कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने, फोटोन के कॉन्सेप्ट हो गए। और भी मतलब पूछ सकता है आपसे लाइट के बिहेवियर पूछ सकता है आपसे, जो भी हमारे लाइट के बिहेवियर है, जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। और जहां पे हम सर्वे वगैरह कर रहे थे ना, वहां पे भी जो एरर्स आते हैं ना, वो एरर्स में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये सारे जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये भी आपको सर्वे में पढ़ने हैं। ठीक है, समझ में आपको क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, आपको इतना पता है। आपको अगर जो आपको ये भी पता होगा ना कि वेवलेंथ की कम या घटने से एनर्जी पे क्या अंतर पड़ता है, तो आप डायरेक्टली बता सकते थे। ठीक है, आपको अगर ये पता होता कि वेवलेंथ जो है किसी की अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप उससे भी राइट आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट इन द केस ऑफ मैप वर्सेस द एरियल फोटोग्राफी। क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे मैप और हमारे एरियल फोटोग्राफर होता है ना, फोटोग्राफिंग होता है जो, आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि जब हम बात करें किसकी, मैप की बात करें, किसकी बात करें, मैप वर्सेस द एरियल फोटोग्राफी बात करें। तो मैप तो आपको पता ही क्या होता है कि मैप में क्या करते हैं, हम एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन से कोई भी चीज दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्री है तो उसका एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, या फिर कुछ और है, पहाड़ है तो उसको दिखाएंगे हम, या फिर कुछ और चीजें जो मैप में इस तरह से दिखाते हैं। ये चीज जो है आपको क्लियर है कि हमको यहाँ पे कोई डिजिटल स्क्रीन थोड़ी ना है, ये तो एक तरह का फ्लैट पेपर है ना। तो फ्लैट पेपर पे हम क्या करते हैं, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कोई भी चीज की। ठीक है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन अर्थ के सरफेस की दिखाते हैं बेसिकली। इसकी क्या है बेसिकली की फीचर्स, इसके जो मैप की की फीचर्स होते हैं कि ये जो है दैट इज द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या मतलब जितने भी इसके फीचर्स है ना वो वर्टिकली मतलब नीचे को प्रोजेक्ट किए जाते हैं। इसमें क्या है बेसिकली जो भी है इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब इसमें जो है डिस्टॉर्शन नहीं होती है। जब आप क्या करते हैं ना, इसमें कोई डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इन द सेंस कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लर ब्लर सा दिख रहा है और यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये फोटोग्रामेटिक है ना क्वेश्चन, तो कई बार बच्चे फोटोग्रामेटिक पढ़ते नहीं है। बेसिकली क्या है कि देखो जो भी हम मैप बना रहे हैं उस मैप में सब कुछ जो है बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल दिखता है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल डिटेल फॉर्म में आपको जो भी दिखता है। ऐसा नहीं कि आपका जो एक साइड का पोर्शन है वो आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा या अनडिटेल दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मैप में बनाते हैं तो पूरा डायरेक्शनल वाइज जो है बहुत अच्छे से चीजों को बनाया जाता है। क्लियर हो गया, तो यानी इसकी जो हमारी ये जो हमारा मैप है वो ज्यादा डिटेल भी रहता है, और दूसरा क्या रहता है इसमें सब कुछ क्या है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। समझ में आया इसके की फीचर्स कौन कौन से, कि पहला है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मतलब जो वर्टिकली नीचे को प्रोजेक्ट किए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉइंग कर सकता हूं, वो मैं बता दूं। ठीक है, दूसरा क्या है, क्या इसका स्केल चेंज होता रहता है, स्केल जो है इसका बेसिकली क्या रहता है, फिक्स रहता है। यानी जो हर जगह है ना वो सेम डिस्टेंस में मेंटेन की जाती है, तो इसका स्केल क्या रहता है बेसिकली फिक्स रहता है। और आप क्या कर सकते हो, मेरे को अगर जो पहाड़ नहीं बनाने तो मैं मैप पे नहीं बनाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मेरी अपनी चलेगी, यानी सिलेक्टिव डिटेल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिलेक्टिव डिटेल्स जो है वो आप कर सकते हो, यानी मेरे को अगर पहाड़ नहीं बनाने तो मैं अपने मैप में नहीं बनाऊंगा, सिंपल सी बात। और लोग जो है वो बना देंगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी मेरे पास क्या है, एक सिलेक्टिव डिटेल्स बनाने का अपॉर्चुनिटी है या अपर हैंड है, ये बोल सकते हैं। तीसरा क्या है कि आप कोई भी यूज कर सकते हो सिंबल, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन तो सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो मेरे को रोड दिखाना है तो मान लो मैंने रोड को दिखाने के लिए ब्लैक लाइन का इस्तेमाल किया, ठीक है, या फिर मेरे को क्या दिखाना है, कोई भी रिवर दिखानी है, तो रिवर दिखानी तो मैं कौन सी लाइन का इस्तेमाल करूंगा, डेफिनेटली ब्लू का इस्तेमाल करूंगा। तो ये किसका आ गया हमारे पास, मैप का आ गया। मैप में आपको पता लगा क्या क्या है कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कोई भी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बनाते हैं और हमारा स्केल जो है फिक्स रहता है, और एक सिलेक्टिव डिटेल जो है हम उसमें बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्या है कि एक सिंबल उसके लिए यूज कर सकते हैं कि जैसे पानी के लिए ब्लू और बाकी के लिए ब्लैक, रोड के लिए ब्लैक, ठीक है, फैक्ट्रीज के लिए कुछ और। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जब हम बात करते हैं किसकी, हम करते हैं फोटोग्राफी, यहाँ पे देखो एरियल फोटोग्राफी की। तो एरियल फोटोग्राफी क्या हो गया, या तो आप क्या करो किसी भी हमारे प्लेन से क्या करो फोटो खींचो, ठीक है, उसके नीचे क्या लगा दो, यहाँ पे आप क्या लगा दो एक तरह का, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दो आप एक तरह का कैमरा लगा दो, या फिर क्या करो आप ड्रोन लो, ठीक है, उस ड्रोन से क्या करो उस टॉप में जाओ और यहाँ के नीचे की फोटो लो। तो बेसिकली जो हमारे एरियल फोटोग्राफर होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एयरप्लेन से भी हो सकते हैं, ठीक है, और किसी हो सकते हैं ड्रोन से भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा कैमरा, यहाँ पे भी कैमरा है, तो ये कैमरा क्या है डायरेक्टली जो हमारे सरफेस है उसको खींचता है, ठीक है, इस तरह से ये फोटो खींचता रहता है। तो आप क्या बोल सकते हैं इसमें कि जो हमारी फोटो होती है, इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, जो इसकी ना सेंटर की फोटोज होती है ना, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ तक, ठीक है, इसकी जो सेंटर की फोटो होती है ना बिल्कुल चकाचक होती है, बिल्कुल सही होती है, डिटेल्ड फॉर्म में होती है। पर जो इसकी साइड की होती है ना वो थोड़ी सी क्या होती है, ये ब्लर जैसी आती है। तो जब ये ब्लर जैसी आती है तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि आपको बिल्कुल ही अच्छी फोटो तब दिखेगी, क्योंकि ये इसको बोलते ही क्या है बेसिकली, सेंट्रल प्रोजेक्शन, ठीक है, सेंटर से बिल्कुल, मतलब जो कैमरे के रेज है वो कहां से बिल्कुल सेंटर से निकल रहे हैं, तो यहाँ से वो फोटो खींचता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इस तरह से फोटो आती है, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी फोटो आती है, क्योंकि साइड से ना, तो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर आएगी, यहाँ से, पर साइड वाली कितनी आएगी, वो दूसरी ऐसे करके डिस्टॉर्टेड आती है साइड की, ठीक है, चाहे वो एयरप्लेन से खींचो चाहे आप ड्रोन से खींचो। क्लियर हो गया इतना। हम क्या बोल सकते हैं कि सारी लेयर्स है वो कैमरे के सेंटर से निकलती है, यहाँ से निकलती है, और वो क्या करती है, जो भी हमारी बीच की फोटो है बिल्कुल सही आती है, लेकिन जो साइड की होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है। क्लियर हो गया। और स्केल जो है वो हर जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों, जो भी हमारा डिस्टेंस है यानी जो दूरी है वो साथ साथ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं कि जो इसकी स्केल है इट इज नॉट फिक्स्ड, स्केल इज नॉट फिक्स्ड। किसमें बात की जा रही है, एरियल फोटोग्राफी में बात की जा रही है। ठीक है, दूसरा क्या है कि हम जब भी फोटोज खींचते हैं तो यहाँ पे आदमी होगा, यहाँ पे पेड़ होगा, यहाँ पे कुछ भी होगा, तो यहाँ पे जो भी चीज होगी ना वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, इसमें कैप्चर हो जाएगी। यानी मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं इसको हटा दूं या फिर मैं इसको हटा दूं, मेरे को सबकी फोटोज लेनी ही पड़ेगी, चाहे यहाँ पे आदमी हो जैसे कुछ भी हो। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टिव डिटेल जो है नहीं कर सकते, डिटेल जो है इट इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर कैमरे में। ठीक है, तो इसमें जब हम एरियल फोटोग्राफी लेते हैं तो सेंटर प्रोजेक्शन होती है, सिलेक्टिव डिटेल नहीं ले सकते हम। और दूसरा क्या होता है इसमें, जो भी हमारी हर चीज है वो क्या है, हमारी कैप्चर होती है। हम कोई भी ऐसी नहीं कर सकते कि भाई हम ट्री नहीं चाहिए, हमारे को हाउस नहीं चाहिए, तो वो सब कुछ है बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि जो भी हमारा सीन है, यहाँ पे सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना हो रही है, यहाँ पे जो भी हमारा रियल सिनेरियो है उसी के बेस पे हमारी क्या ली जा रही है, फोटो ली जा रही है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो है दूसरा क्या है, ये सेंटर प्रोजेक्शन है। आपको ये चीज मैंने बता दी, तो बस इतना से जानना इंपॉर्टेंट था, बाकी तो ऐसी पॉइंट बताया मैंने आपको। ठीक है,
फोटोग्रामेटिकली जो आप लोग छोड़ते हो ना, अब उससे देखो क्वेश्चन पूछने लग गया है हमारे यूपीएससी वाले। तो क्या है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ अ मैप वर्सेस द एरियल फोटोग्राफी। तो बताओ कौन सा होगा जो मैंने सारे बताया आपको कि मैप इज एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेयर एज एन एरियल फोटोग्राफ इज अ सेंटर प्रोजेक्शन। बिल्कुल सही राइट आंसर। बाकी सब गलत क्यों है? बाकी सब गलत क्यों है यहाँ पे कि बोथ अ मैप एंड द फोटोग्राफ हैव अ कांस्टेंट स्केल? नहीं, बिल्कुल गलत। जो हमारी मैप रहता है उसका कांस्टेंट स्केल रहता है, फोटोग्राफ का कांस्टेंट स्केल नहीं रहता है। ये चीज मैं आपको क्लियर किया। द अमाउंट ऑफ डिटेल बोथ ऑन अ मैप एंड द एरियल फोटोग्राफ इज सिलेक्टिव। बिल्कुल सही। ये जो है हमारी सिर्फ और सिर्फ मैप के लिए वैलिड है, लेकिन एरियल फोटोग्राफ के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? देखो, जो हमारी मैप होता है उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, पहाड़ नहीं बनाने मत बनाओ, घर नहीं बनाने मत बनाओ, रोड नहीं बनाने मत बनाओ। एरियल फोटोग्राफ में क्या है? फोटो खींचनी पड़ेगी, फोटो खींचनी पड़ेगी। जैसे कि आपने फोटो खींची ताजमहल में, आप यहाँ पे खड़े हो, पीछे बहुत सारे लोग हैं, अब आपको वो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन जब आप मैप में उसको ड्रॉ करोगे तो आप सिंगली अपने को ड्रॉ कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब ड्यू टू द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन द क्लैरिटी ऑफ अ डिटेल इज मोर ऑन अ फोटो देन ऑन अ मैप। बिल्कुल गलत है ये। क्यों? जब भी आप कोई सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो, देखो इसमें डिस्टॉर्शन भी आती है, तो इसमें जो है आपको क्या करना पड़ता है? इंटरप्रेट करना पड़ता है कि यार ये ऊपर से देख रहे तो किस तरह से ये ट्री होगा या कुछ और होगा, आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। लेकिन मैप में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिंबॉलिकली ये बताया जाएगा कि ये पहाड़ है, ये रोड है, ये हमारी रिवर है। समझ में आ रहा है ना आपको ये चीज? लेकिन जब मैं फोटोज में खींचूंगा तो आपको लगेगा कि यार ये पानी है कि रिवर है कि क्या है। दूसरा जब हम देखेंगे तो ये रोड है कि क्या है, ट्री है तो ट्री कैसा ट्री है। लेकिन मैप में हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं ट्री है तो इस तरह का है, जो आपका माउंटेन है वो कितने कितने उसका है। तो सब कुछ जो है यहाँ पे क्लियरली जो है विजिबल होता है। लेकिन अब जो है फ्यूचर में क्या हो गया, अब जो एरियल फोटोग्राफी होती है वो और भी ज्यादा एडवांस है। अब जो भी फोटोग्राफी होती है वो बेसिकली क्या है, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस होगी। वो चीज जो है मैं आपको वहीं पे पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। 36 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कौन सा है हमारा? ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है? इफ द एंटी सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज गिवन एंड द कंफर्ट कंडीशन होल्ड गुड द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एल फॉर द रोड्स विल बी। आपको ना इसके लिए इंपेरिकल फॉर्मुला पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ट्रांजिशन कर्व की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली ट्रांजिशन कर्व आधा क्यों है? देखो जब हम किसी स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं ना, और स्ट्रेट लाइन पे के बाद उसके बाद हमारे एक कर्व लेना होता है, ठीक है? मान लो एक जो है हमारे पास कर्व है, तो इस कर्व को ना आप क्या कर सकते हैं, आप या तो इसको इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि ग्रेजुअली इंक्रीज दिखाई दे, ताकि जो है एकदम से हमारे को यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली आप एक कर्व को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपको क्या करेगी, आउट ऑफ द रोड जो है फेंकने की कोशिश करेगी। तो इस चीज को बचाने के लिए ना हमारे मिलता है एक ट्रांजिशन कर्व। क्या करता है ट्रांजिशन कर्व? जो भी हमारा फोर्सेज है उनको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करता है टू द जो भी ड्राइवर है। क्लियर हो गया? तो ये भी हमारे सर्कल है और ये हमारा सर्कल है, सॉरी, और एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? तो जब हमारा कर्व मिलता है ना, तो उससे पहले हमें मिलता है एक ट्रांजिशन कर्व। क्या मिलता है? एक ट्रांजिशन कर्व मिलता है। तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास? ट्रांजिशन कर्व हो गया। और जब बाहर निकलते हैं ना तब भी यही होता है। तो बेसिकली जो ट्रांजिशन कर्व है वो बेसिकली क्या कर रहा है, जो हमारी फोर्सेज है उनको ग्रेजुअली क्या कर रहा है, हमारे को इंट्रोड्यूस करा रहा है, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करा रहा है। इसीलिए हमारे को क्या मिलता है? एक ट्रांजिशन कर्व मिलता है। पहले जो है कर्व को मिलने से पहले एक ट्रांजिशन कर्व जो है आपको मिलता है। समझ में आया? इस ट्रांजिशन कर्व में बेसिकली हो क्या रहा है, जो हमारे को ग्रेजुअली जो हमारे को एक सडन फोर्स लगने वाली थी, अब क्या लग रही है, वो ग्रेजुअली फोर्स लग रही है। और धीरे धीरे क्या है, ये ट्रांजिशन कर्व जो है बढ़ता रहता है। यहाँ पे सुपर एलिवेशन देते हैं जिसकी वजह से क्या है, हमारा ट्रांजिशन कर्व जो है धीरे धीरे हमारे को इस तरह से मिलता है। तो आपको अभी ये कुछ नहीं है सुपर एलिवेशन, ये आपको कॉन्सेप्ट बाद में पता लगेगा जब हम ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं। और दूसरा क्या बोला इसने, हमारा जो कंफर्ट कंडीशन है, वो कंफर्ट कंडीशन में जो हमारा ट्रांजिशन कर्व है उसके जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है वो क्या मिलेगा हमें। तो ये बोला जा रहा है कि जब हमको गुड कंडीशन मिल रही है, जब गुड कंडीशन मिल रही है तो हमको पता क्या है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है वो बेसिकली क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन द gr होता है, ठीक है? v स्क्वायर अपॉन द gr होता है, दिया होता है ये किसके लिए, फॉर द कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहां पे हमें कंफर्ट मिले। क्लियर हो गया आपको कि जब सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का मिलता है फॉर द गुड कंडीशन, जब हम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को देखते हैं तो वो इस तरह से आता है, v स्क्वायर अपॉन gr की तरह आता है। क्लियर हो गया? तो जो हमारा ट्रांजिशन कर्व है, उस ट्रांजिशन कर्व का जो लेंथ है दैट इज l, वो किसके बराबर होता है, वो होता है v स्क्वायर अपॉन cr के बराबर। क्लियर हो गया इतना? तो हमें ये क्या है, v स्क्वायर अपॉन cr हमारे को किसको मिलता है, ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बाकी चीजें क्या है, जैसे कि l है, तो l आपको पता है क्या है, ये लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व है, इट इज द लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। v क्या है, हमारी वेलोसिटी है, किसमें, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है। c क्या है यहाँ पे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? नॉर्मली क्या होता है, ये बेसिकली 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब होता है। और इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, सी को हम करते हैं मीटर पर सेकंड क्यूब, इसका जो है यूनिट है। क्लियर हो गया? और ये तो आपको, और ये जो आर है, ये बेसिकली आर क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बेसिकली ये सारे मैं नोटेशन बता दिया आपको। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, वी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, सी हमारे मीटर पर सेकंड क्यूब में आती है। नॉर्मली जो रहती है वो 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब रहती है। आर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द हमारी क्या है, सर्कुलर कर्व है। क्लियर हो गया? इतनी सी चीज। तो अगर मैं इसकी डेरिवेशन निकालूं, दैट इज द, इसकी जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन कैसे होगी, जब हम बात करते हैं ना इसको, तो हम इसको पता है किसके लिए डिजाइन करते हैं, हम इसको डिजाइन करते हैं जो भी हमारे स्टैंडर्ड इंडियन है ना, स्टैंडर्ड इंडियन रोड्स है उनके लिए हम इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, ठीक है? जो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड इंडियन रोड्स है उसके लिए डिजाइन करते हैं। उस स्टैंडर्ड इंडियन रोड्स के लिए जो भी वेलोसिटी रहती है वो कितनी रहती है, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो किसमें थी, मीटर पर सेकंड में थी। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5/18 करना पड़ेगा, जो कि हमको क्या देगा, वैल्यू इन वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अराउंड 16.66 समथिंग जो है इसकी वैल्यू आएगी। ये वैल्यू जो है 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 16.66 जो है इसकी वैल्यू आएगी। अब जब हम बात करते हैं कि इसकी वेलोसिटी में इतनी है इंडियन स्टैंडर्ड के लिए, और सी की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने बताई थी 0.3 मीटर पर सेकंड, यस क्यूब आएगा यहाँ पे। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है फॉर द कंफर्ट स्टैंडर्ड, फॉर द कंफर्ट स्टैंडर्ड जो होते हैं हमारे बेसिकली, उनके लिए हमारे को सी की वैल्यू कितनी दी जाती है, सी इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब दी जाती है। क्लियर हो गया? इतनी सी बात, छोटी सी बात है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था लेंथ के लिए, v का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय c इंटू आर, जो स्क्वायर नहीं यहाँ पे क्यूब है,
यहाँ पे क्या है, v का क्यूब है। क्लियर हो गया? तो v का क्यूब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, c r आएगा। ठीक है, अब v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज द 16.66 या फिर 7 मान लो। ठीक है, रेस टू द पावर 3, c की वैल्यू कितनी है 0.3 है, और रेडियस कितना है हमारे पास r ही है। अब इसकी टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना आ जाता है 46.30 समथिंग जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक सेकंड मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। 16.67 रेस टू द पावर क्यूब जो है दैट विल गिव मी 4632, सॉरी क्या वैल्यू आएगी इसकी, 4632 जो है इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4632.40 जो है ओवरऑल इसकी वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय 0.3। तो डिवाइडेड बाय अगर मैं 0.3 करूं तो वैल्यू कितनी आएगी, 15441.35 समथिंग समथिंग जो है इसकी वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व की हमारे पास ये वैल्यू आएगी। समझ में आया आपको? अब हमें क्या करना है, अब हमें लाना है किसमें, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू के अंडर रूट आर पे। अब हमको अगर ये लाना है ना इस फॉर्म में हमारे को अगर चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम एक इंपेरिकल फॉर्मुला करते हैं। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मुला जो इससे मैच करे उसकी वैल्यू जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, वो आती कहां से, वो आती है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से जो कि कहां पे करते हैं, हम फील्ड में करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से फील्ड से जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 4.52 अंडर द रूट आर। तो ये इंपेरिकल फॉर्मुला जो है आपको पता होना चाहिए था। अभी जो इंपेरिकल फॉर्मुला है ये किस लिए कर रहे हैं, हम मैच करने के लिए कर रहे हैं कि हमें इस फॉर्म में लाना है, तो इसको मैच करने के लिए हम ये यूज करते हैं। समझ में आया? अब इंजीनियर ने क्या किया, जो भी हमारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी उससे फाउंड करके हमारे को ये वैल्यू आई। ये कोई डेरिवेशन से नहीं आई है, किससे आई है ये वैल्यू हमारे को, जो कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हमारे इंजीनियर्स ने किया है उनकी वैल्यू, उनकी जो एक इंपेरिकल फॉर्मुला है वो आई है ये वैल्यू, यानी लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज 4.52 अंडर द रूट आर आई है। क्लियर हो गया? जहां पे आर क्या है, आर जो है इन मीटर है, और 4.52 जो है वो क्या है, एक तरह की ड्राइव फॉर्म है। किसकी, फॉर द कौन सी वेलोसिटी के लिए, जो भी हमारी टिपिकल वेलोसिटी रहती है इंडियन रोड के हिसाब से, दैट इज द v इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया आपको? ये क्या एक तरह की इंपेरिकल फॉर्मुला है, ये इंपेरिकल फॉर्मुला है, और बेसिकली जो किया है यहाँ पे इट इज द इंपेरिकल कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंटल फील्ड टेस्ट है उससे हमारे को ये वैल्यू आई है, ये किसी भी डेरिवेशन से, ये किसी डायरेक्ट डेरिवेशन से नहीं आई है। समझ में आया आपको ये वैल्यू? तो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन करके नहीं आएगी, 4.52 आर आएगी। समझ में आया? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज द 4.52 अंडर द रूट आर जो है इसकी कॉमन वैल्यू आएगी। समझ में आया? तो अब क्या करना है हमारे को, अब कैसे पता लगेगा, तो जब भी हमारे पास कंफर्ट कंडीशन आएगी ना, कंफर्ट कंडीशन जैसे यहाँ पे बोला है कंफर्ट कंडीशन होल्ड्स अ गुड कंफर्ट कंडीशन, तो जब भी हमारे पास ये आएगी कंफर्ट कंडीशन तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला, ये जो है बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व है दैट इज इक्वल टू के अंडर द रूट हमारे पास आएगी, जहां पे के क्या एक तरह का कांस्टेंट है, और हमें जो स्टैंडर्ड एम्पिरिकल फॉर्मुला मिला है वो कौन सा है, L इज इक्वल टू 4.52 अंडर द रूट आर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक एम्पिरिकल फॉर्मुला है वो अगर पता होगा फॉर द किसके लिए, गुड कंफर्टेबल कंडीशन के लिए, तभी आप इसको टैकल कर सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज कि क्या हमारे पास राइट आंसर आएगा और क्यों आएगा राइट आंसर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फ्यूचर में हमसे क्या क्या पूछ सकता है, जितनी भी हमारी साइंटिफिकल फोर्सेज है, साइंटिफिकल कैसे लगती है, क्यों लगती है, इसके रिलेटेड फॉर्मुला क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। जो भी हमारी ट्रांजिशन कर्व है वो उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। सेकंड ऑफ ऑल क्या पूछ सकता है कि जो भी हमारे क्यूबिकल एक होता है, क्यूबिकल क्या होता है, वो क्यूबिकल पैराबोलिक होता है। अब ये क्यूबिकल पैराबोलिक क्या होता है ये आपको तो पता चलेगा जब आप इसको पढ़ोगे, ट्रांजिशन कर्व को आप बेसिकली पढ़ोगे। किस में पढ़ोगे आप, ये सब ये पढ़ोगे हाईवे में, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर हो गया आपको? जो भी मैंने बोला कि इसका राइट आंसर क्या है, बेसिकली ये है इसका राइट आंसर। तो आपको क्या पता होना चाहिए था, यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मुला जो है आपको क्लियर होना चाहिए था। समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रांजिशन कर्व ऑन अ रोड। ठीक है, इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशन कर्व के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, यानी जो हमारा सीधा रोड है उसको सर्कुलर कर्व से जोड़ता है हमारा क्या, एक ट्रांजिशन कर्व जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या करता है ये, हमारा जो भी सर्कुलर रोड है उसको सीधे रोड से स्मूथली कनेक्ट करता है, एक तरह का ब्रिज की तरह एक्ट करता है ये। क्लियर हो गया? सो ट्रांजिशन कर्व के बारे में तो आपको पता है। सुपर एलिवेशन क्या होता है, बेसिकली अगर जो हम रोड का, ये हमारा रोड है ना, फॉर एग्जांपल ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, अगर मैं इस रोड का जो आउटर एज है यानी ये वाला एज है, इस एज को अगर जो मैं एलिवेट कर दूं, यानी इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा दूं ताकि जो व्हीकल है उसमें स्लिपिंग ना हो, और अंदर वाला वैसे ही रखूं। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि ये आपका ट्रांजिशन कर्व है, सॉरी ये आपका ट्रांजिशन कर्व है, और यहाँ पे क्या है, सुपर एलिवेशन है। सुपर एलिवेशन मतलब हमने इनर एज को तो वैसे ही रखा लेकिन आउटर एज को हमने रेस कर दिया, और ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करते हैं। उससे होगा क्या, उससे हमारी जो गाड़ी है उसमें जो साइंटिफिकल फोर्स है वो इतनी ज्यादा एक्ट नहीं करेगी। दूसरा क्या होगा कि अगर हमारा साइड स्लिपिंग होगी, हमारी गाड़ी जो है बाहर जाने की कोशिश करेगी, तो वो चीज भी है, इसको अवॉइड की जा सकती है। यानी सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने का कारण क्या है, दैट इज जो हमारी साइड स्लिपिंग है उसको क्या कर देती है, अवॉइड कर देती है। तो ये किसका काम है, हमारा सुपर एलिवेशन का काम है। समझ में आया आपको ये दोनों चीजें? अब इसके पीछे ना हम एक, अब कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये 38 क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या बोलना चाह रहा है। इट अलाउ अ सडन ट्रांजिशन ऑफ अ कर्वेचर फ्रॉम अ टेंजेंट टू द सर्कुलर कर्व। सडन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे ग्रेजुअल आना चाहिए था, ग्रेजुअल। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज सडनली। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बेसिकली अगर जो हमारा गोल सर्कल है ना, इस गोल सर्कल का रेडियस जो है, इस गोल सर्कल का जो भी हमारा क्या है, रेडियस है। अब ये जो जितना छोटा रेडियस होगा उतना तेज क्या होगा, हमारा कर्व होगा। यानी अगर जिसका रेडियस छोटा है ना तो इसका जो कर्व है वो ज्यादा होगा, अगर इसका रेडियस बहुत बड़ा है तो इसका कर्व, ये जो हमारा कर्व है ये बहुत कम हमारा क्या होगा, इसका कर्व जो है वो इतना ज्यादा तेज नहीं होगा। यानी आप क्या बोल सकते हैं कि जितना छोटा रेडियस उतना तेज कर्व। समझ में आया? और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जितना बड़ा रेडियस उतना मतलब उतना कम हमारा कर्व। समझ में आया आपको ये दोनों पॉइंट जो भी मैंने बताया ट्रांजिशन कर्व के बारे में और इसके बारे में? क्लियर होगी ये दोनों चीजें आपको? दूसरा क्या है, इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन सही है कौन सा और रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट तो आपको पता लगे कि रॉन्ग है ना। ये वाला क्या है दूसरा, कि इट प्रोवाइड्स
रेडियस ऑफ ये बोल रहे द रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीजेस, इसमें मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीजेस सडनली, तो ये क्या है बेसिकली हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है, स्मूथली डिक्रीज होता है टेंजेंट से सर्कुलर कर्व में, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया आंसर। सी क्या है, इट इज प्रोवाइडेड फॉर द सडन चेंज इन द सुपर एलिवेशन, सडन चेंज नहीं होता, ग्रेजुअल होता है, तो ये दोनों चीजें जहां जहां पे सडन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट वन क्या है, इट एलिमिनेट्स द डेंजर ऑफ डीरेलमेंट, ओवरटर्निंग और अ साइड स्लिपिंग ऑफ अ व्हीकल एंड डिस्कंफर्ट टू द पैसेंजर, बिल्कुल राइट आंसर है। कोई भी ये एलिमिनेट क्या करता है, हमारा डीरेलमेंट को एलिमिनेट करता है, ओवरटर्निंग को भी एलिमिनेट करता है, और जो हमारे साइड स्लिपिंग है उसको भी हमारा क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है, और डिस्कंफर्ट जो पैसेंजर है उसको भी हमारे को एलिमिनेट करता है। समझ में आपको ये दोनों सारे पॉइंट्स, इसके पीछे का लॉजिक है जो भी हमारा, देखो यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूं मैं, कि जो हमारा ट्रांजिशन कर्व है वो प्रोवाइड क्या कराता है, हमको एक सडन टर्न को ग्रेजुअली बनाता है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट की क्या हो रहा है, ये जो हमारा सडन टर्न है उसको अगर ये ग्रेजुअली बनाएगा तभी हम इसको ट्रांजिशन कर्व बोलेंगे। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जो हमारे पैसेंजर को जो जर्क फील होता है वो नहीं होगा, जर्क नहीं लगेगा। क्लियर हो गया ये दोनों चीज। थर्ड ऑफ ऑल क्या है इसका, जो हमारा व्हीकल है, हमारी जो कार है वो स्मूथ एंटर करता है कहां पे करता है, एंटर कर्व में। ये किस किस के फायदे हैं, हमारे ट्रांजिशन कर्व के फायदे, और भी इसके बहुत सारे फायदे, जैसे कि छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे कि क्या, सबसे पहला क्या है, हमारा ओवरटर्निंग का रिस्क कम करता है, ओवरटर्निंग का रिस्क जो है वो ये क्या करता है, कम करता है। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, हमारा जो स्किडिंग है या फिर स्लिपिंग ये नहीं होने देता है। क्लियर हो गया। थर्ड वन क्या है इसका, जो हमारा ट्रेन है और जो हमारी व्हीकल है उसमें जो हमारी डीरेलमेंट होती है उसको अवॉइड करता है। स्पेशली किसमें करता है, ट्रेन में करता है हमारी। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली आपको कौन फायदे देता है, इसके ट्रांजिशन कर्व के फायदे देता है। और यही चीज यहाँ पे पूछिए कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा कौन सा एडवांटेज है जो हमें प्रोवाइड करता है ट्रांजिशन कर्व ऑन द रोड पे बात की गई है ना इसमें बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है कि जो इट एलिमिनेट्स द डेंजर ऑफ अ डीरेलमेंट, ओवरटर्निंग और द साइड स्लिपिंग ऑफ द व्हीकल एंड द डिस्कंफर्ट टू द पैसेंजर। बिल्कुल राइट आंसर है इसका। समझ में आपको इसका जो भी मैंने बोला। अब फ्यूचर में क्या क्या पूछ सकता है, सबसे पहले यही पूछेगा जो हमारा आइडियल शेप है ट्रांजिशन कर्व का वो क्या होगा, और भी पूछ सकता है कि जो हमारा कंफर्ट कंडीशन है या फिर हमारी सुपर एलिवेशन कंडीशन है उन सबके क्या फॉर्मूले होंगे वो भी पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, पैसेंजर के डिस्कंफर्ट के बारे में, रिस्क ऑफ ओवरटर्निंग के बारे में, या व्हीकल के डैमेज के बारे में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है आपको पता होने चाहिए। फ्यूचर में शायद आपसे ये पूछ भी सकता है, तो आपको ये अगर जो पॉइंट जब भी आप पढ़ोगे तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। क्लियर हो गया। अब देखते हैं 39 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप रनिंग एट अ 40 rpm इज डिस्चार्जिंग द 1.0 मीटर क्यूब of water per minute. The pump has a stroke of 400 mm. The diameter of the piston is 200 mm. The delivery and the suction head are 20 meter and 5 meter respectively. The theoretical discharge for double acting pump is, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डबल एक्टिंग पंप होता क्या है बेसिकली। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है ना, बेसिकली वो इस तरह का पंप होता है जहां पे पिस्टन जो है वो आगे जाते वक्त भी पानी को पंप करता है और पीछे जाते वक्त भी पानी को पंप करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। समझ में आया। अब जब मैं सिंगल एक्टिंग में बात करूंगा तो सिंगल जो एक्टिंग हमारा होगा उसमें बेसिकली क्या होगा, सिर्फ एक ही तरफ पंपिंग होती है, तो वो क्या हो गया हमारा सिंगल एक्टिंग हो गया। और डबल एक्टिंग में क्या होती है, दोनों तरफ हमारी पंपिंग होती है, पानी जो है निकलता है। जैसे कि वो फॉरवर्ड भी जा रहा है तब भी वो पानी को पंप कर रहा है, अगर जो बैकवर्ड भी जा रहा है तो वो पानी को पंप कर रहा है। ठीक है, आप इसको किसी तरह से भी बोल सकते हो, वो आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सब कुछ बोल सकते हो। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे स्ट्रोक। अभी स्ट्रोक का क्या मतलब है, जब पिस्टन जो है आगे से पीछे जाएगा या फिर पीछे से वो आगे को जाएगा, तो ये जो पूरा टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया है दैट इज नोन एज अ स्ट्रोक। मतलब फॉर एग्जांपल है, समझो कभी भी आप साइकिल का पंप मारते हो, ठीक है, तो जब आप साइकिल का पंप मारते हो तो अपने पांव से मारते हो और उसमें आपको क्या दिखते हैं, जब भी आप उसमें पंप मारोगे ना तो आपको उसमें क्या है कि जो हमारा पिस्टन है उसके अंदर एक पिस्टन होता है ना, जब भी वो पिस्टन आगे जाता है या फिर वो पीछे जाता है तो वो ये जो आगे जाने वाला और पीछे जाने वाला है इसको बोलते हैं हम एक स्ट्रोक। क्या बोलते हैं इसको, एक स्ट्रोक। यानी फॉरवर्ड और रिवर्स को हम क्या बोलेंगे, एक स्ट्रोक बोलेंगे। और यही चीज क्या हो रही है यहाँ पे भी हो रही है। इसको जब हम बोलेंगे क्या, जब आगे गया और पीछे गया तो इसको बोलेंगे एक स्ट्रोक, जब आगे गया जब पीछे गया तो इसको बोलेंगे दूसरा स्ट्रोक। समझ में आया स्ट्रोक का क्या मतलब है और कहां से आया ये, सिंगल एक्टिंग का भी पता लग गया आपको साथ साथ में। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि पिस्टन क्या है, एक तरह का जो पिस्टन होता है बेसिकली क्या है, ये एक ना सिलेंडर के अंदर एक जो ये क्या है, किसी एक सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर ना एक स्लाइडिंग पार्ट होता है जो प्रेशर बनाता है और पानी को मूव करता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ से उसने पानी लिया और यहाँ तक आया, जब भी पीछे जाएगा तो पानी यहाँ तक आएगा, फिर ये दोबारा से क्या करेगा, उसको पंप करेगा। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का आउटलेट वेल्व है, ठीक है, बेसिकली आउटलेट है। बेसिकली आप इस आउटलेट को कहां भी बना सकते हो, इसके सर के ऊपर भी बना सकते हो, यहाँ से जब पानी अंदर जाएगा तो और बाहर जाएगा, और इन दोनों को भी यहाँ से बना सकते हो। मतलब मैं से बता रहा हूँ, जैसे आपने ये बनाया ना सिलेंडर, अब इस सिलेंडर में यहाँ से सक कर रहा है पानी को और यहाँ पे हमारा पिस्टन मूव कर रहा है, और यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, दूसरा आउटलेट भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने इस तरह से बनाया है, आप इस तरह से भी समझ सकते हो, इस तरह से समझ सकते हो। यहाँ से पानी आया अंदर को, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे बंद हो जाता है। ये यहाँ पे एक इनलेट वेल्व है जो कि क्या है कि एक ही तरफ को खुलता है। वो जब पानी हमारा ऊपर को आता है ना तभी वो खुलता है, ठीक है। जब ऊपर से नीचे को आता है तब वो खुलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये पीछे को जाएगा, मान लो अब यहाँ पे पहुंच गया, अब क्या करेगा, ये दोबारा से पंप करेगा। तो जब दोबारा से पंप करेगा तो पानी जो है हमारा ऊपर को जाएगा। तो जब ये बाहर ऐसा करेगा तो ये क्या बोला जाएगा, वन स्ट्रोक बोला जाएगा, और इस तरह से पानी को पंप आउट करेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकेटिंग पंप। मतलब आपको समझ आ गया होगा, छोटा मोटा ऐसा है कि देखो जब मूव कर रहा है ना ये पिस्टन, तो ये पानी को सक कर रहा है, और पानी को सक करने के बाद हमारा जो है पानी दो बार क्या हो रहा है, मतलब दो पानी मतलब एक ही बार में दो बार पानी जो है आउटलेट को जा रहा है। तो इसको बोलते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। समझ में आपको जो मैंने बोला।
अभी सक्शन हेड क्या होता है, बेसिकली जो भी पंप है, पंप का जो सक्शन साइड होता है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा सक्शन साइड मान लिया हमने, जहां से मतलब पानी अंदर जाता है, और जो भी वाटर सोर्स है, उस वाटर सोर्स और जो भी हमारा सक्शन जहां से हमारा पानी अंदर जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो भी हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज अ सक्शन हेड। समझ में आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मतलब कि कितनी हाइट से पंप जो है पानी को खींच रहा है, उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सक्शन हेड बोलते हैं। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी आपको समझा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, और भी बहुत चीज लिखी है, जैसे कि यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्चार्ज लिखा है। अभी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है, बेसिकली जब वो मैक्सिमम पानी ना, वो मैक्सिमम क्या बोल रहा हूं मैं, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये वो मैक्सिमम पानी होता है ना जो कि विदाउट अ स्लिप और या फिर लॉस जो है कंसीडर किया जाता है। मतलब हमने थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में देयर विल बी नो लॉसेस कंसीडर्ड, मतलब एक्चुअल में फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्या क्या बाल्टी से पानी लिया और आपको बोला कि ऐसी बाल्टी से पानी लाके आपको 10 जग में पानी डालना है, तो ये बोला गया कि आप ऐसा कर लोगे बिना किसी लॉसेस के, तो दैट विल बी नोन एज अ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। लेकिन जैसे आप पानी डालोगे, आपको पता है कि बूंदे तो गिरती है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है कि एक में लॉसेस कंसीडर किए जाते हैं, दूसरे में लॉसेस कंसीडर नहीं किए जाते। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो रहा है कि विदाउट कंसीडरिंग एनी लॉसेस, उसी को हम बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज मींस जो मैक्सिमम पानी है, पानी का जो भी वॉल्यूम है, पानी का वॉल्यूम है, जो पंप मतलब जो पंप निकल सकता है ना, जो पंप निकल सकता है बिना किसी लॉसेस के, वही हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। समझ में आपको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का मतलब, तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपको क्लियर कर दिए कि क्या क्या मतलब है इसका, ठीक है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो मैंने आपको बताना था वो मैंने बता दिया, बस आपको एक विजुअलाइजेशन करने के लिए जरूरत थी, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया। अब बेसिकली क्या बोल रहा है कि हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि 40 आरपीएम, तो आरपीएम कितना हो जाएगा, आरपीएम इज इक्वल्स टू 40। क्लियर हो गया। इज डिस्चार्जिंग यानी जो हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज है ना, एक्चुअल जो हमारा डिस्चार्ज है वो कितना है, हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज दैट इज 1 मीटर क्यूब पर मिनट। तो यहां पे लिख देते हैं 1 मीटर क्यूब पर मिनट जो है हमारा क्या है, वो एक्चुअल डिस्चार्ज। अच्छा, यहाँ पे टाइप भी हमेशा लिखना होता है, कौन सा, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब पर डिस्चार्ज, 1 मीटर स्क्वायर नहीं, 1 मीटर क्यूब हमारा क्या है, 1 मीटर क्यूब पर मिनट जो है, ठीक है। द पंप हैज अ स्ट्रोक ऑफ, यानी स्ट्रोक की लेंथ कितनी है, बेसिकली हमको दे रखी, स्ट्रोक की लेंथ इज बीइंग गिवन एज 400 mm। अब 400 mm को हमको किसमें करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारी जो टर्म्स है दैट इज द मीटर। तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.4 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्चार्ज जो हमारा डायमीटर वो कितना है, डायमीटर ऑफ द पिस्टन 200, इसको भी इसमें कन्वर्ट करो, डाया इज इक्वल्स टू 200 mm, जिसको मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, 0.2 मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इतनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आरपीएम लग गया पता, एक्चुअल डिस्चार्ज पता लग गया, स्ट्रोक की लेंथ पता लगी, डाया पता लग गया, क्लियर हो गया इतना। अब हमको क्या है, द डिलीवरी एंड द सक्शन हेड आर 20 मीटर, ये इसकी जरूरत नहीं है बेसिकली। जब डबल रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है ना। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के लिए इसकी जरूरत नहीं है, तो सक्शन हेड की जरूरत नहीं है हमारे को, और हमारे को क्या नहीं जरूरत है, सक्शन हेड की जरूरत नहीं है, सॉरी। और हमारे को क्या निकालना है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालना है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा है कि जो हमारा डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, उसका जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है वो, तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसके लिए अगर जो क्यू थ्योरेटिकल फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 into ln मल्टीप्लाई बाय, नीचे कितना है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो यहां पे आ जाएगा 60। क्लियर हो गया इतना। एरिया क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ द पिस्टन होगा, वो क्या होगा, पिस्टन दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 into d का स्क्वायर। यहां पे d कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है, तो 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.04 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.04। क्लियर हो गया। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, तो 0.01 आ जाएगा। पाई को पाई में रहने देते क्योंकि हमारे पास आंसर भी पाई में ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एल कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है, एन कितना है हमारे पास, दैट इज द एन इज इक्वल्स टू, एन होता है हमारे पास आरपीएम, तो एन कितना दे रखा था हमारे को, यहाँ पे कितना दे रखा था, एन है 40 आरपीएम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40। क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय 60। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे को क्या लाना है, 300 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं 2 1 जा 2 3 जा 30 हो गया, 0 से 0 कट गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01 को लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 300, ठीक है, ये आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 पाई अपॉन 300 जो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.6 पाई अपॉन 300। कुछ छूट तो नहीं गया यहाँ पे, 2ALN 60 नहीं, यही होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास, ए। पता लग गया आपको किस तरह से इसको करना था। आपको क्यू डिस्चार्ज के एक्चुअल फॉर्मूला अगर मालूम होता और उसके बाद आपको थोड़ी बहुत चीजें जो है वो पता होती, तो आपको क्या है कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता। ये क्वेश्चन क्या इजी है, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पता होना चाहिए था, और क्या पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या है, वहां पे लॉसेस जो है हमें कंसीडर नहीं करने, और दूसरा क्या, सक्शन हेड की जरूरत नहीं पड़ती क्यू थ्योरेटिकल में। क्लियर हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था हमारे लिए। ऐसे ही रिलेटेड आपसे फ्यूचर में क्या पूछ सकता है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि अभी हमने सक्शन पंप वगैरह किया, तो यहाँ पे आपसे फ्यूचर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। क्लियर हो गया। सबसे पहले तो क्या पूछेगा आपसे कि एक्चुअल डिस्चार्ज वर्सेस द हमारा जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है उसके बारे में आप हमें बताओ, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है। सेकंड ऑफ ऑल क्या पूछ सकता है, एक होता है परसेंटेज स्लिप, ठीक है, परसेंटेज स्लिप पे पूछ सकता है। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, क्या फर्क पड़ता है हमारे पंप में। फोर्थ वन क्या हो गया, हमारा डायग्राम, ठीक है, डायग्राम ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्लियर हो गया। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, और भी पंप से बहुत सारे रिलेटेड है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, ये टाइप ऑफ अ पंप है ना, टाइप ऑफ पंप
ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सक्शन हेड क्या होता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें पूछ सकता है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है देखो, आगे भी देखो, ये पंप से